हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। आप लोगों को पता ही है कि कुछ समय से दोस्तों हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो अलग अलग चरण थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों जो हमने पढ़ा है, अब आपके लिए मैं एक एमसीक्यू एक सीरीज लेकर आया हूं। मतलब आज जो है हम एक मैराथन क्लास लगाएंगे और इस मैराथन के अंतर्गत दोस्तों जो है हम लोग पूरा का पूरा इस मैराथन के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। किस चीज को? तो यही पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि इस क्लास के अंतर्गत आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत सारा रिवीजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी दोस्त लाइव हो जाइए और अपने भाई दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। डिटेल में हम डिस्क्राइब करते हुए अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चाहे कितना समय लगे उसके ऊपर ध्यान हम लोग नहीं देंगे। ठीक, चलिए तो और ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का आज का अपना पहला प्रश्न क्या बोल रखा है? देखो, लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की जो अवधि है उसको कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आपको पता होगा तो इसके 3 चरण हैं। कितने चरण है आपके? 3 चरण हैं और उन्हीं तीनों चरणों को अलग अलग समय काल में देखने को मिला है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में 1800 लेकर 85 से लेकर 1905 का जो ये समय काल है ये है आपका चरण नंबर 1। ठीक है, चरण नंबर 1 है जहां पर कांग्रेस की स्थापना होती है। अलग अलग नेता जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो ये ब्रिटिश शासन काल है हमारे लिए क्या है? वरदान है। इन्हीं के शासन काल में रहकर हम इस चीजों को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो 1985 से लेकर 1905, 1885 से लेकर 1905 का जो समय काल कहलाता है ये दोस्तों कहलाता है आपका उदारवादी चरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नरमपंथी चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरमपंथी चरण भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में है: उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवाद चरण। जिसमें से इसने पूछा है आपसे कि 1885 से लेकर 1905 का जो समय काल है वो कौन सा चरण है? तो दोस्तों वो यह नरमपंथी विचारधारा वाले लोग, क्योंकि ऐसे लोग यहां पर थे जो कि ब्रिटिश शासन को क्या मान रहे थे? वरदान मान रहे थे भारत के लिए। तो इसलिए यहां पर नरमपंथी वाले लोग थे जो कि ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत रहकर ही सुधार करवाने का प्रयास करवा रहे थे। तो इसलिए ए जिस जिस दोस्तों ने लगाया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। बाकी चरण भी ध्यान रख लीजिएगा। 1905 जैसे ये वाला चरण खत्म होता है वैसे ही ये दूसरा चरण शुरू होता है। 1905 से लेकर 1919 का जो समय काल है ये इसके बिल्कुल विपरीत थे। क्या थे? बिल्कुल विपरीत थे। यहां सारे के सारे नेता उग्र थे, इसलिए इन्हें उग्रवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अलग अलग प्रकार के अपनी मांगों को मंगवाने के लिए तत्पर रहते थे, चाहे आंदोलन करना पड़े या धरना करना पड़े। ये आंदोलन वगैरह धरना वगैरह नहीं करते थे। मांग हो गई पूरी तो ठीक है, तो नहीं तो छोड़ दिया करते थे। और तीसरा है दोस्तों गांधीवाद चरण। जब गांधी जी ने अलग अलग आंदोलन करे, जब 1915 में जब उनका भारत के अंदर वापसन हुआ, तो 1919 से लेकर 1947 का जो समय काल है वो गांधीवाद चरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट साथ में लेते हुए चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेता में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, जब हमारे यहां पर भारत के अंतर्गत गर्मपंथी और नरमपंथी नेताओं के अंतर्गत क्या चल रही थी? गुटम गुटी चल रही थी, जिसको लेकर 1907 में पूरा विभाजन भी हो गया था सूरत में, जिसको काला दिवस, जो कि एनी बेसेंट ने उसको काला दिवस के रूप में भी मनाया था या बताया था। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत दोस्तों सबसे बुजुर्ग और सबसे मानकर चलो सारे लोग इनकी बात माना करते थे, तो इसलिए दोस्तों उनको कांग्रेस अधिवेशन में बिठाया गया था, उस समय अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसलिए दोस्तों उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है दादा भाई नौरोजी। कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में दोस्तों कुछ और बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दादा भाई नौरोजी जो है ना, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के साथ, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के साथ साथ दोस्तों इन्हें क्या है? अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। इनके कार्यालय के रूप में इन्हें क्या कहा जाता है? अनौपचारिक राजदूत के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, तो भी दादा भाई नौरोजी, या फिर अनौपचारिक राजदूत किसे कहा जाता है, तो वो भी यही थे। ठीक,
साथ ही साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य क्या है, तो एक पूरा का पूरा अपना एक बोल सकते हैं जैसे संसद होती है वैसे ही था, जहां पर इलेक्शन होते थे और इलेक्शन को जीतकर वहां पर मेंबर बना करते थे। तो ये जो थे दोस्तों, ये पहले भारतीय बने जो कि इलेक्शन में बैठकर जीत गए। बैठने वाले तो इनसे पहले एक और हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन ये जीते थे। तो इसलिए ये हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या थे, कॉमन्स के सदस्य थे। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कौन थे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे वो उसके सदस्य थे। साथ में दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो 1892 से लेकर 1895 के बीच में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में इन्होंने लड़ाई लड़ी, जो कि लिबरल पार्टी की तरफ से लड़ी थी, और ये जो थे संसद के सदस्य बने। ये पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर क्या बने, संसद के सदस्य बने। तो पूछ लिया जाए समय काल क्या था, तो 1892 से लेकर 1895 के बीच में है। किस पार्टी से लड़े थे दोस्तों, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, लिबरल्स पार्टी की तरफ से लड़े थे। ठीक है, किस पे, लिबरल्स पार्टी की तरफ से लड़े थे। वहीं पर ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनके द्वारा किताब लिखी हुई है। आपके एग्जाम में देखा होगा आपने, किताबों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, तो इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश था हमारे ऊपर राज कर रहा था, जो हमें अपना उपनिवेश कहता था, हमारे ऊपर कैसे कैसे उसने अलग अलग प्रकार से शोषण किए थे, उन शोषणों के बारे में यहां पर इस किताब के बारे में बोला गया है। और साथ ही साथ में दोस्तों, भारत के ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास करा था। ये क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय गणना करने वाले पहले प्रयास करने में से कौन से व्यक्ति थे, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो थे ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिस जिस दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 1885 से लेकर 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, तो देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला था कि जो 1885 से लेकर 1905 का समय काल था, यह था नरमपंथी नेताओं का। ऐसे नेता जो कि नरम थे, अगर उनको कोई मांग करनी होती थी वो मांग करते थे। कहां पर, ब्रिटिश संसद में जाकर। मांग पूरी हो जाती थी तो ठीक है, नहीं होती थी तो किसी भी प्रकार का धरना या किसी भी प्रकार की और प्रकार के आंदोलन वगैरह नहीं किया करते थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता था, उदारवादी या फिर नरमपंथी नेता कहा जाता था। ठीक है, तो इनके अंतर्गत क्या था, तो पहला आपका प्रतिगामी राष्ट्रीयवाद या फिर संवैधानिक आंदोलन या फिर सैद्धांतिक क्या है आपका प्रजातांत्रिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो किया करते थे ना, अपने किसी भी प्रकार की कोई भी चीज ला रहे हैं तो उसके अंतर्गत बदलाव करने के लिए मांग रखा करते थे। मांग कैसे करते थे, तो संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप जाएंगे ब्रिटिश संसद के अंतर्गत, वहां अपना पत्र, याचिका, पर्चा, अपील या फिर पिटीशन वगैरह डाला करते थे, और डालकर उनसे क्या करते थे, मांग किया करते थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता था, 3P, क्या करता था, 3P नेता भी कहा जाता था इनको। ये पिटीशन डालते थे, प्रेयर करते थे, और वहां पर क्या करते थे, पेशेंस रखते थे अपने अंतर्गत कि भाई ठीक है, देखेंगे होगा कि नहीं होगा, इसलिए इनको 3P नेता भी कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, तो देखो दोस्तों, यहां पर बोल रखा है ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आपका पूछा गया जीता नहीं है, निर्वाचित कौन हुआ था यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, SN बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। चलिए ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जीतने की बात करी गई है, तो ये है दादा भाई नौरोजी। अभी हमने बात करी थी दोस्तों 92 से लेकर 95 के बीच में इन्होंने यूनाइटेड जो पूरा का पूरा लिबरल पार्टी था, उनकी तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, लिबरल पार्टी की तरफ से क्या करा, संसद के लिए इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में जीत गए। तो जीतने वाले, निर्वाचित होने वाले जो थे, ये पहले व्यक्ति थे भारत के। तो दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ब्रिटेन में ये जो थे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने, और 1892 से लेकर 95 के बीच में यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमर्स के क्या बने, लिबरल पार्टी की तरफ से इन्होंने क्या करा, इलेक्शन लड़ा और संसद में ये जाकर जीतकर
पहुंच गए, संसद के ये सदस्य बन गए। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले कौन थे, तो पहली बार चुनाव जो लड़ा था दोस्तों वो लड़ा था वेमोस चंद बनर्जी के द्वारा। ये हैं, देख सकते हो आप, ये वेमोस चंद बनर्जी है। इन्होंने ब्रिटिश के अंतर्गत हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से चुनाव लड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव जीत नहीं पाए। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउस ऑफ कॉमर्स की तरफ से चुनाव कॉमन्स की तरफ से चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय दोस्तों वेमस चंद बनर्जी थे। जीते नहीं थे, जीतकर निर्वाचित होकर आए थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दोनों क्वेश्चनों में यही डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे, यानी कि जो इंडियन एसोसिएशन जो पूरा का पूरा था, भारतीय संघ जो था, उसकी स्थापना जो थी वो किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एओ हुम ने, सुंदरनाथ बनर्जी ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बात कर है सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा। इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा करी गई थी। कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा इनके द्वारा दोस्तों। 1876 में इन्होंने राजनीतिक सुधार लाने के लिए जो है वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडियन एसोसिएशन की या इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो दोस्तों सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, 1876 में करी गई थी। कब करी गई थी दोस्तों? 1876 में। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने द बंगाली नाम करके एक अखबार शुरू करा था, जहां पर लोगों को क्या करते थे, अपने अलग अलग कार्यों के बारे में और लोगों को जागरूक करने का काम किया करते थे। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि द बंगाली के संस्थापक कौन है, तो वो भी यही है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, यही है। कब किया था इन्होंने इसकी स्थापना, तो 1876 में करा था। जल्दी से इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको लेना है स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारे यहां पर क्या होता था, सिविल सर्विस जो एग्जाम लिया करती थी लंदन के द्वारा, ब्रिटिश रूल के द्वारा, वो हमारे भारत में नहीं थी, तो वो लंदन के द्वारा लिया जाता था, लंदन में ही उसका एग्जाम हुआ करता था। तो अलग अलग हमारे भारतीय जो पढ़े लिखे थे, क्योंकि नेता जो थे अधिकतर उदारवादी चरण के क्या थे, वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो वो लोग जाकर वहां पर एग्जाम दिया करते थे। तो इनमें से ऐसा कौन था जिन्होंने जाकर एग्जाम दिया था? तो वो था दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, सुंदरनाथ बनर्जी, आरसी दत्त या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो थे सुंदरनाथ बनर्जी। इन्होंने एक बार नहीं दो बार एग्जाम दिया है। और कब कब दिया है आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने 1869 में पहली बार एग्जाम दिया और 1871 में इन्होंने दूसरी बार एग्जाम दिया। पहली बार जब इन्होंने एग्जाम दिया तो इनको निकाल दिया गया था इनकी आयु की वजह से। आयु में कहा गया था इन्होंने, एज में कहा था इन्होंने हेर फेर बदल करी थी, और कम आयु होने के बाद वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट नहीं हो रहे थे। तो पहला आयु के चक्कर के कारण निकाला गया इनको। और 1871 में जब दोबारा सेलेक्ट हुए, भारतीय सिविल सेवा सर्विस परीक्षा के अंदर दोबारा उत्तीर्ण हुए दोस्तों, तो इनको किस लिए निकाला गया, तो वहां पर जो नस्लीय भेदभाव हो रहे थे तो उसके कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार इनको आयु के कारण बाहर निकाल दिया, आयु में फेरबदल यानी कि गलत तरीके से बैठे थे, और दूसरा नस्लीय भेदभाव इनको जो है आरोप लगाया गया था, नस्लीय भेदभाव हो रहा है, उसके कारण इनको क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था 1871 के अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू करने का प्रस्ताव था वो इन्होंने ही रखा था, सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा ही रखा गया था। ठीक है, तो जिस जिस दोस्तों ने इसका सुंदरनाथ बनर्जी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता है नेता जो थे वो कुछ अलग थे, कुछ गर्म दल के थे, कुछ नरम दल के थे, कुछ उदारवादी थे, कुछ उग्रवादी थे। अभी मैंने आपको बताया था उस चीज के बारे में। ठीक है, तो नरम दलीय नेता जो है इनमें से नहीं है वो पूछा है। तो बाल गंगाधर तिलक, तो दोस्तों आपको पता है लाल बाल ऐसे करके पूरा का पूरा सिस्टम था,
ठीक है, तो वो आपके क्या थे, तो वो आपके नरमपंथी ना होकर गर्मपंथी नेता थे। तो यहां पर ये जो बाल गंगाधर तिलक दे रखा है, ये क्या है, ये गर्मपंथी दल के नेता है। किसके हैं, गर्मपंथी दल के नेता। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है, गर्मपंथी दल के नेता याद कर लीजिए, नरमपंथी दल के नेता अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि नरमपंथी दल के अंतर्गत नेताओं की संख्या ज्यादा है, गर्मपंथी दलों के अंतर्गत नेताओं की संख्या कम है, प्रमुख। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये क्या थे, ये गर्मपंथी दल के नेता थे, और बाकी के सारे नरमपंथी दल के नेता थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अब उदारवादी या फिर नरमपंथी नेताओं के बारे में देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, दादाभाई नौरोजी हो गए, या फिर दिनेश इवाचा हो गया, या फिर आपका फिरोज शाह मेहता हो गए, सुंदरनाथ बनर्जी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, मनमोहन घोष जी हो गए, आनंद मोहन वासु जी हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, या फिर रमेश चंद्र दत्त हो गए। ये सारे के सारे जो नेता थे ना, वो उदारवादी यानी कि नरमपंथी दल के नेता थे। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आ जाए, वो सारे के सारे क्या थे, गर्मपंथी दल के नेता थे। ये प्रमुख नेता है आपके उदारवादी यानी कि नरमपंथी दल के। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंबई क्रॉनिकल एक अंग्रेजी अखबार था जो साप्ताहिक निकलता था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, से जुड़े कांग्रेस के निम्न में से कौन से उदारवादी नेता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो बंबई क्रॉनिकल जो अंग्रेजी अखबार था, जो सप्ताह में एक बार निकला करता था, यह किसके द्वारा निकाला जाता था। तो पहला अय्यर जी के द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर जी के द्वारा, दादाभाई नौरोजी के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, या फिर फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा लगाया, वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हो तो ये आपको लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए कुछ पढ़ लेते हैं इनके बारे में, एग्जाम में पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए। पहला दोस्तों, ये पेशे से वकील थे और बंबई के अंतर्गत इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था, बंबई का शेर कहा जाता था। तो इनको एक टाइटल से नवाजा गया था, लॉयन ऑफ बम्बई। बंबई जो बंबई का शेर है, उसको किसको कहा जाता है, देखो दोस्तों, पंजाब का शेर अलग कहा जाता है, जिसे हम केसरी पंजाब भी कहते हैं, या फिर बंबई का शेर, ये अलग है। तो ध्यान रखिएगा, तो फिरोज शाह मेहता को क्या कहा जाता था, बंबई का शेर कहा जाता था। ये टाइटल दिया हुआ था इनको, ध्यान रखिएगा। अगला 1890 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था, जो कि अलग अलग सेशन हुए थे, 50 से भी ज्यादा आपके अधिवेशन हुए थे। तो उस अधिवेशन में दोस्तों 1890 में जो अध्यक्ष कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। और बंबई क्रॉनिकल जो कि अभी अभी हमने बात करी, ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि 1910 में, कब, 1910 में उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बंबई क्रॉनिकल जो है ये कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों ये 1910 में शुरू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों, इन्होंने अपनी जो कानून के अंतर्गत सेवाएं दी थी, इसलिए इन्होंने, अंग्रेज ने इनको क्या कहा था, नाइट्स की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, नाइट्स की। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाइट्स की उपाधि इनको किसने दी थी, तो अंग्रेजों ने दी थी। जैसे गांधी जी को अंग्रेज क्या दिया था, भर्ती करवाने वाला सार्जेंट कहा गया था ना, तो वो किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। तो उसी प्रकार से फिरोज शाह मेहता को अंग्रेजों ने किसकी उपाधि दी, नाइट्स की उपाधि दी। ठीक, तो जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया, फिरोज शाह मेहता, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है फटाफट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि कांग्रेस के किस उदारवादी नेता को बंबई का शेर कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, ये पेशे से तो वकील थे, और बंबई में इनकी क्या थी, बहुत ज्यादा क्या था, पकड़ थी इनकी। तो इसलिए दोस्तों इनको बंबई का शेर भी कहा जा रहा था, टाइटल दिया गया था। तो अभी हमने पढ़ा था इस चीज को कि फिरोज शाह मेहता को ही क्या कहा जाता था, बंबई का शेर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, फिरोज शाह मेहता, वो करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी अभी हमने बात करी थी कि हमारी उस समय की जो राष्ट्रीय आय निकाली थी प्रति व्यक्ति जो आय निकाली गई थी, वो कितनी निकाली गई थी, वो केवल 20 रुपए निकाली गई थी। ठीक है, तो प्रथम प्रयासों में से क्या था, ये सबसे पहला प्रयास था, जो कि किसने करा था, दादाभाई नौरोजी ने करा था। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया, दादाभाई नौरोजी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक,
ओके, यह अभी हमने पढ़ा था पहले ही शुरू में ही कि भारतीय राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले जो प्रथम प्रयासों में से एक है वो किन्होंने करा था, तो वो इन्होंने ही करा था। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनके संस्थापक जो सदस्य थे उनमें से ये एक थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हो रही थी, तो उनमें से एक व्यक्ति ये भी थे। और साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता करी थी, एक 1886 की, एक 1893 की और एक 1906 की, जब गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल के आपस में क्या हो गई थी, गुटम गुटी हो गई थी। तो सभी लोगों ने क्या कहा कि इन्हीं को अध्यक्षता कर देने के लिए दे देते हैं, क्योंकि लोग उस समय इनकी बात माना करते थे और सबसे बुजुर्ग भी ये थे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी फटाफट। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किए, उस जुल्म की पूरी दास्तां जो है इस बुक के अंतर्गत लिखी गई है। ये किसने लिखी थी, तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी ने ही लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। अभी हमने पढ़ा था यहां पर कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है वो किसने लिखी है, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई है। अगला प्रश्न क्या बोल रखा है कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शनी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यह कथन जो है वो किसने कहा था। तो दोस्तों जब कल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो है बहुत सारे आपके स्टेटमेंट निकल के आ रहे थे। क्या निकल के आ रहे थे, बहुत सारे स्टेटमेंट निकल के आ रहे थे। उन्हीं स्टेटमेंट्स में से दोस्तों एक स्टेटमेंट ये निकली कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शनी अल्पसंख्या यानी कि जो अल्पसंख्यक वाले लोग हैं उनकी क्या है, ये एक संस्था है। ये किसने कही थी दोस्तों, तो ये कही थी लॉर्ड डफरिन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं, बाद में कॉल ले लेंगे। चलिए, तो ये किसने कहा है, लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ठीक, अब इसके अलावा दोस्तों और भी लोगों ने अलग अलग अपने कथन दिए हैं इसके बारे में। तो किन किन लोगों ने क्या क्या कथन दिए, आइए लिख लीजिए। तो कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण कथन दिए हैं, जैसे कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे हैं। क्या है, कांग्रेस में जितने भी लोग थे उस समय, उन लोगों को पदों का भूखा कहा गया था कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा। और सही में अध्यक्ष बनने में बहुत लड़ाई होती थी। इसी अध्यक्ष के चक्कर में 1907 में जो है कांग्रेस के टुकड़े हो गए थे, गर्मपंथी और नरमपंथी के रूप में। तो ये किसने कहा था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। किसने कहा है कि लोग, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। वहीं पर ही कांग्रेस जो है वो एक भीख मांगने वाली संस्था है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा भारत गुलाम था तो उस समय जो है किसी भी प्रकार की मांगे रखनी होती थी तो कांग्रेस ही रखा करता था अंग्रेजों के सामने। तो कांग्रेस को एक भीख मांगने वाली संस्था बोला गया। किसने बोला, तो अरविंदो घोष ने बोला कि कांग्रेस जो है वो एक भीख मांगने वाली संस्था है। अगला है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन की उपज है दिमाग की, तो वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था कि भाई ये जो है कांग्रेस, ये लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, क्योंकि उसी के द्वारा करा गया था ये सब कुछ। और डफरिन ने ही क्या कहा था कि कांग्रेस जो है ना वो जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। ये कहा था डफरिन ने। और यहीं पर ही क्वेश्चन यही पूछा गया था आपसे कि किसने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, तो दोस्तों ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो जल्दी से मुझे बताइए कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, फिरोज शाह मेहता ने बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। आपको कुछ कथन और ध्यान रखने हैं, जैसे कि फिरोज शाह मेहता ने कहा था, बंबई का शेर जिनको कहा जाता है, कि कांग्रेस की आवाज जो है ना वो जनता की आवाज नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब ये शुरू में कांग्रेस बनाया गया था ना, ये कांग्रेस अधिकतर उन लोगों का ध्यान रखा करता था जो कि पढ़े लिखे थे, उच्च तबके के लोग थे, क्योंकि यहां पर अधिकतर वही लोग थे। इनलिए इनको उदारवादी ये जाते थे, सुधार हो बस रूलों के अंतर्गत। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो जनता की आवाज नहीं करती है। वहीं पर ही बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे, टर करेंगे, तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों पूरे के पूरे वर्ष में पर ईयर जो होता था इनका अधिवेशन होता था, और वो कब होता था, तो वो मंथ ऑफ दिसंबर में हुआ करता था।
तो इसलिए इन्होंने कहा था कि भाई साल में एक बार अधिवेशन होता है जिसमें हम लोग सभी समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं, तो एक बार चर्चा करने के पर मेंढक की तरह टर टर, साल बरसाती मेंढक होता है, बरसात में टर टर करता है, तो ऐसे टर टर करोगे तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने कहा था कि श्रवण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस है। ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अरविंदो घोष ने तो कांग्रेस की मृत्यु जो होगी वो श्रेय रोग से होगी। तो यहां पर लोग जो है कांग्रेस से बड़े परेशान हो रहे थे, तो इसलिए दोस्तों अलग अलग लोगों ने तर्क दिया। तो कांग्रेस की जो मृत्यु होगी उन्होंने कहा कि श्रेय रोग से होगी। किसने कहा? अरविंदो घोष ने कहा। वहीं पर ही दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जो होती है वो जनता के लिए, ध्यान रखिएगा, बने हुए होते हैं। तो राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो यह कहावत कही गई थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ कथन है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था उसके बाद लोगों ने इसके बारे में क्या क्या सोचा, क्या क्या नहीं सोचा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जिस जिस दोस्तों को लेना है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक कथन दिए हुए हैं, उन कथनों को आपको चुनना है। जैसे कि पहला, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसके हैं? पदों के भूखे हैं। ठीक है। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। कांग्रेस कौन सा संबंध सही है? ओके। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है। अगला है, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शनी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो दोस्तों ये अभी अभी हमने सारे के सारे कहावत पढ़े थे। कहां पढ़े थे? कहां गया? इस पे नहीं पढ़ा हमने, छोड़ देते हैं इसको। यहां पढ़ा, देखो यहां पर देखो, पहला क्या बोला? कांग्रेस जो है वो एक भीख मांगने वाली संस्था है। तो कांग्रेस क्या है दोस्तों? ओके, भूख, और यहां पर क्या है? पदों के भूखे हैं। तो ये दूसरा पढ़ा था हमने। कहा गया? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सही पूछा गया था। सही पूछा है कि सही नहीं पूछा है? सही नहीं और सही पूछा है। तो कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं, बिल्कुल ये बात सही कही गई थी। कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है, ये किसने कहा था? तो कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, अरविंदो घोष ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? अरविंदो घोष ने कहा था। तो यहां पर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। गलत हो गया। अगला है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने। अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय जी ने कहा। चलिए ठीक है, तो यहां पर ये ठीक हो गया। अगला है, कांग्रेस सूक्ष्म दक्षिणी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। अभी अभी हमने पढ़ा था लॉर्ड डफरिन ने इसको बिल्कुल सही कहा था। अब इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि ये गलत था, ये सही था, ये सही था और ये भी सही था। और क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सही है। तो भाई यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर दीजिए? स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है। अब यहां पर के संबंध में सही नहीं है लिख देते ना, तब यह क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है। तो सही नहीं होता तब हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड लगाते इसका कि भाई ये बात बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं कही है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर दीजिए? अभी स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? ओके, अब बोल रहा है, फिर सही बोल रहा है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। तो पहला, कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को जो समाप्त करना था, कहा गया था कि जो भी हो रहा है वो बाद में समाप्त किया जाएगा 1947 के बाद। तो इसलिए दोस्तों ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस जो है वो 3 दिनों का तमाशा है, ये किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। बिल्कुल दोस्तों सही है, ये किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो कितने दिन का तमाशा है? केवल 3 दिन का तमाशा है। ठीक है। अगला है, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तो अभी हमने बात कही थी, जो बंबई का शेर है उन्होंने कहा था, यानी कि फिरोज शाह मेहता ने कहा था। यह भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी लगाया, वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रतिनिधित्व सदस्यों की संख्या
क्या थी? तो देखो दोस्तों, जब इस कांग्रेस की स्थापना करी गई थी तब स्थापना करते समय इसकी जो सदस्यों की संख्या थी वो 100 थी, लेकिन जो मान्यता दी गई वो केवल कितने प्रतिनिधित्व को दी गई? तो वो केवल 90, 52, 70 या फिर 72। तो ध्यान रखिएगा, केवल 72 सदस्यों को यहां पर प्रतिनिधित्व की मतलब कांग्रेस की क्या दी गई थी? सदस्यता दी गई थी। वैसे जो हुए थे टोटल इसके अंतर्गत वो हुए थे 100। कितने? 100। लेकिन सदस्यता केवल कितने को मिली? केवल 72 को मिली। अब जैसे जैसे दोस्तों इसके अधिवेशन बढ़े, जैसे 85 में जब हुआ था पहला अधिवेशन तो उसमें केवल 72 को प्रतिनिधित्व बनवाया गया था, लेकिन जब 86 में दोबारा अधिवेशन हुआ 1886 में तो वहां पर 434 लोग शामिल हो गए, मतलब 434 लोगों को यहां पर दिया गया। फिर जब इसका अधिवेशन 1887 में हुआ तब वहां पर इसको बढ़ाकर 600 हो गए थे ये सीट्स। अब वहीं पर ये 1800 जब 86 के बाद 88 में हुआ तो यहां पर जो संख्या है वो दोस्तों 1200 से प्लस हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि हर बार जो कांग्रेस के जो लोग थे वो बढ़ रहे थे, कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ रही थी। शुरू में जब स्थापना करी गई थी केवल 72 ही लोग थे। कितने थे? 72 लोग। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को जो अधिवेशन हुए हैं 1885 में इसकी स्थापना हुई, उसके बाद 50 से भी ज्यादा अधिवेशन हुए, जिसमें पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था। होना वैसे ये पुणे में था। कहां होना था? पूना में होना था। पूना में, पूना, पुणे कुछ भी बोल लो, वहां होना था, लेकिन वहां पर क्या हो गई? हैजा की बीमारी फैल गई थी, इसलिए वहां से हटाकर बंबई में करवाया गया, जो कि वेमोस चंद बनर्जी जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और केवल 72 प्रतिनिधियों ने यहां पर क्या लिया गया? भाग लिया, जिनको कांग्रेस की क्या मिली? अध्यक्षता मिली। तो पहले में 72, दूसरे में 434 हो गए, तीसरे में 600 हो गए, चौथे में आपका 1286 से ज्यादा हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे करके अधिवेशन पूरा का पूरा चला। तो ऐसे करके हमने दोस्तों लगभग जो है वो 20 से 25 अधिवेशन के बारे में बात करी है। डिटेल अपना जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा था उसमें, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के किस स्थान पर हुआ था? तो देखो दोस्तों, अभी अभी हमने बात करी थी इस कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। कहां हुई थी? बंबई में। होना कहां था? पूना में होना था, पुणे में होना था। ठीक है, लेकिन इसने पूछा है बंबई वगैरह कुछ नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि किस जगह पे हुई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो वहां पर बंबई में एक संस्कृत विद्यालय था, नाम था उसका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। तो वहां पर इसकी स्थापना करी गई थी। क्या करी गई थी? वहां पर इसकी स्थापना करी गई थी। किनके द्वारा? तो दोस्तों वहां का जो था ए.ओ. ह्यूम, जो कि उस समय का क्या था? पूरा का पूरा भारत का वो क्या कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा था, वॉइसराय था। ठीक है, तो उसके द्वारा की गई थी। साथ ही साथ में दोस्तों और किसके द्वारा करी गई थी? और इसी के साथ साथ में इसके द्वारा करी गई थी। क्या नाम है? जो कांग्रेस के अलग अलग लोग हैं उनके द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो करी गई थी वो ए.ओ. ह्यूम के साथ साथ अलग अलग लोग, जैसे कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसका क्या करा था? तो दादा भाई नौरोजी ने पहले इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने 84 में ही कर दी थी, एक साल पहले ही कर दी थी। लेकिन जब इसकी स्थापना कर रहे थे, बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, जब मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंतर्गत चीजें पूरी की पूरी चल रही थी, तो उस समय इसको नाम देने का पुनः क्या करा गया? विचार किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसका क्या नाम दिया गया? संघ को हटाकर कांग्रेस नाम दे दिया गया। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पर हमें क्या नाम रखना चाहिए? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पर हमें नाम रखना चाहिए इसका क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब स्थापना हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा करा गया था दोस्तों? तो वो करा गया था आपके इन्हीं के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उसके द्वारा स्थापना करी गई थी और अलग अलग लोगों के द्वारा करी गई थी। नाम बाद में इसका जो नामकरण किया गया था, मतलब बाद में इसका जो नाम बदला गया था वो किसके द्वारा बदला गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा बदला गया था। उस समय जो वॉइसराय था यहां पर वो कौन था? तो डफरिन था, जिसने क्या कहा था? अल्पसंख्यकों की पूरी चीज है। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, तो ए.ओ. ह्यूम ने उसका पूरा का पूरा स्थापना करवाई थी। लॉर्ड डफरिन उस समय उसका वॉइसराय था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत उसकी स्थापना करी गई थी।
ठीक है। नाम, ये वाला क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, इसका नामकरण किसने करा था, नाम किसने बदला था, सुझाव किसने दिया था, अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुम ने किस वर्ष की थी? लीजिए, तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पहले जो इसका नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। इसकी स्थापना जो है एओ हुम ने 1 साल पहले ही कर दी थी, 1884 में ही कर दी थी। बाद में इसका नामकरण करके क्या कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। तो इसलिए दोस्तों 1884, जिस जिस दोस्तों ने इसका 1884 यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, हाँ जी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। चलिए आगे चल, देखो ये है एओ हुम, कहां का रहने वाला था, ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहां का, स्कॉटलैंड का। इसने 1885 के अंतर्गत 28 दिसंबर को इसकी स्थापना करी थी। कब, 28 दिसंबर को। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इससे पहले जो कांग्रेस था, कांग्रेस ना होकर क्या होता था, संघ हुआ करता था। संघ की स्थापना इसने कब करी थी, 1884 में करी थी। बस आपको यही ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1884 में करी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी ये भी ध्यान रख लीजिएगा, संस्थापक ये जो है आपका एलन ऑक्टेवियन हुम इसका पूरा नाम है। लॉर्ड डफरिन उस समय का वायसराय था और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री उस समय कौन थी, तो ग्लैडस्टाइन थे। तो ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी हो। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों अभी अभी हम इनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो दादा भाई नौरोजी है, इन्होंने सन 1885 में, ध्यान रखिएगा कब, 1885 के अंतर्गत ये सुझाव दिया था कि भाई इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ से हटाकर क्या कर देना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए। तो नामकरण किसने करा था इसका, दादा भाई नौरोजी ने करा था। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले किस स्थान पर होने वाला था? तो दोस्तों अभी अभी जब हम बात कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था, कहां गया अधिवेशन, ये रहा 1885 के अंतर्गत पहला अधिवेशन होना था। जो कि पहले जो होना था, वैसे तो ये बात करी गई थी कि पहले हम लोग करेंगे कलकत्ता के अंतर्गत, जिसे कोलकाता भी बोल सकते हो, कलकत्ता भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, वहां करने की बात करी गई थी। लेकिन बाद में ये सलाह लिया कि चलो यार वहां ना करके ऐसी जगह करते हैं जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच हो। तब इन्होंने बात करा कि हम लोग पुणे में करेंगे, पूना में। लेकिन पूना में उस समय बीमार, 3 दिन पहले वहां पर क्या आई थी, हैजा की बीमारी फैल गई थी और अंग्रेज लोग वैसे ही क्या थे, इन चीजों से दूर रहते थे और हैजा की बीमारी की दवाई भी नहीं थी। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने ये बात कहा कि चलो ठीक है, इतना कम समय है हमारे पास तो नियर बाय कोई जगह ढूंढते हैं। तो पुणे के नियर बाय जगह मिली उनको बंबई, और बंबई में इसका अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो ये पहले पूना में होना था। कहां होना था, पूना में होना था, लेकिन वहां बीमारी फैल गई हैजा की, इस वजह से पूना में नहीं हो पाया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया यार, बंबई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल ठीक आंसर लगाया। ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ, दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ, तीसरा 1887 मद्रास में हुआ और चौथा 1888 इलाहाबाद में हुआ, जिसका आज आप नाम प्रयागराज के नाम से जानते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, देश के अलग अलग कोने में हुआ था। पहला अगर इस कोने में हुआ तो दूसरा इस कोने में हुआ, तीसरा अगर इस कोने में हुआ तो चौथा इस कोने में हुआ। तो ये जताना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हम लोग जो है किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम हर पूरे के पूरे भारत का एक विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इन्होंने अलग अलग जगह पर करा था। बाकी वो बात है, इनका छल कपट की बात थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, उदारवादी राजनीतिक दलों का लक्ष्य है। तो उदारवादी जो राजनीतिक लोग थे उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य यही था कि हम ब्रिटिश शासनकाल के अधीन में रहते हुए, मतलब उनके छत्र छाया में रहते हुए उन्हीं के अधीन काम करें, लेकिन हमारी शर्तों के ऊपर, हम जिसमें चाहे, जिस कानून में चाहे, उसमें हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, संवैधानिक तौर से बदलाव किए जाने चाहिए। तो ऐसे इन्होंने बात कही थी। तो मौजूदा संस्था में सुधार करने की बात कही थी, बिल्कुल ठीक है। उसको उखाड़ कर नई व्यवस्था, नहीं दोस्तों गलत है। या फिर इस क्या है, स्थिति में विश्वास करना या यथार्थ, नहीं, यह भी गलत। और पुराना सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक से, नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल ठीक था। ये लोग मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन काल है वो भारत के लिए क्या है, ये हमारे लिए एक क्या है,
बोल सकते हो एक वरदान है। ये इन्हीं के अंडर में रहकर, इन्हीं के छत्र छाया में रहकर वो क्या करना चाहते थे, विकास करने की बात कर रहे थे। तो ए इज द राइट आंसर। जहां जहां कोई कोई गलत हो वहां पर नियमों में बदलाव किए जाए, यही कहते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1907 का जो अवधि है, या फिर 1919 तक की जो अवधि होती है, वो कहा जाता है। तो 1907 हो, 1919 हो, तो घबराइएगा मत। ये क्या होता है दोस्तों, तो इसे हम उग्रवादी चरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण कहते हैं, या फिर गर्मपंथी दल के नेताओं का विचारधाराओं के लोग कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि 1885 से लेकर 1905 का जो समय काल था वो उदारवादियों का था, यानी कि नरमपंथी नेताओं का था। वहीं पर ही 1905 से लेकर 1919 हो या 1917 हो, ये जो समय काल था दोस्तों वो उग्रवादी चरण का था। क्योंकि 1915 के अंतर्गत भारत के अंतर्गत क्या हो गए थे, गांधी जी आ गए थे और अलग अलग अपना उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस दोस्तों ने यहां पर क्या लगाया, सेकंड लगाया, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र के वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय। तो देखो दोस्तों, जब यह बात पूरी की पूरी चल रही थी, जब 1907 के अंतर्गत, या आप 1905 भी बोल सकते हो क्योंकि नींव वहीं पर ही रख दी गई थी। 1905 में जब हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था अलग अलग रूप में, जब बंगाल का विभाजन हो गया था, तब उस समय जो है कुछ लोग चाहते थे कि ये जो आंदोलन चल रहा है स्वदेशी आंदोलन, वो हमारे मुताबिक चले, और कुछ लोग चाह रहे थे वो हमारे मुताबिक। जैसे कि उग्रवादी नेता जो चाह रहे थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये पूरे के पूरे भारत में फैले और हर चीज का बहिष्कार किया जाए, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, हर चीज का बहिष्कार किया जाए, उग्रवादी चरण के नेता कह रहे थे। वहीं पर उदारवादी चरण के कह रहे थे कि नहीं भाई, हमें केवल अंग्रेजों के बने हुए वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों ये केवल कलकत्ता तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता का विभाजन किया गया था उस समय पर। ठीक है, बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय पर, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हो गई थी, मतभेद हो गए थे। इन दोनों के विचार में भेदभाव देखने को मिल रहे थे 1905 के अंतर्गत ही। ठीक है, तो 1905 में जब ये चाह रहे थे कि ये कांग्रेस की अध्यक्षता इस बार गर्म पल के नेता करे, लेकिन वहां पर क्या करा, नरमपंथी नेता करे। 1906 में भी नरमपंथी बने और 1907 में भी नरमपंथी बन गए। बनना था गर्मपंथी को, लेकिन फिरोज शाह मेहता ने वहां पर चाल कर दी, और वो जब आपका जो पूरा अधिवेशन होना था, वो अधिवेशन होना था पहले नागपुर में, लेकिन शिफ्ट हो गया सूरत में। और वहीं पर ही दोस्तों कारण बना क्या, पूरे के पूरे कांग्रेस का क्या होना, अलग होना, टुकड़ों में होना। 1907 में हुआ था सूरत में। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों जन्मदाता कहलाते हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक जी। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। बाल गंगाधर तिलक जी जो है ये मानते हैं गर्मपंथी दल के नेता, और यही जो है वो क्या मानते हैं, इसके जन्मदाता माना जाते हैं। ठीक है, अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था। तो दोस्तों जब आपके होम रूल की स्थापना हुई थी, चाहे वो एनी बेसेंट की हो, चाहे वो आपके तिलक जी की हो, तो वहां पर इन्होंने पूरा का पूरा बात कही थी, उद्देश्य बताया था अपने होम रूल का, स्वशासन का, कि मैं जो है लेकर ही रहूंगा क्या, स्वराज। तो इसलिए दोस्तों ये किसने कही थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। बाल गंगाधर के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको पता होने चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। इन्होंने 2 समाचार पत्र की स्थापना करी थी, एक मराठी में केसरी की और एक अंग्रेजी में मराठा की। तो ध्यान रखिएगा, मराठा और केसरी दोनों अखबार इन्हीं के ही है। जब इन्होंने होम रूल की स्थापना करी थी ना, इन्हीं अखबारों से लोगों को सचेत करने का और अपने होम रूल का प्रचार करने का माध्यम बनाया था इन्होंने। ठीक है, अगला है, इन्होंने 1893 के अंतर्गत गणपति महोत्सव और 1895 के अंतर्गत शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था। ये अंग्रेजों को बताना चाहते थे, जताना चाहते थे कि भारत के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधि है वही सबसे ज्यादा जरूरी है और हमारी भारत की एकता एक है। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने 93 में गणपति महोत्सव सारे लोगों को इकट्ठा और 1895 के अंदर शिवाजी महोत्सव मनाया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ही करी थी। साथ ही साथ में दोस्तों द आर्टिकल होम ऑफ वेदास या फिर गीता रहस्य, ये दोनों की दोनों किताबें इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। जब इनको गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल नेता के बीच में पूरा का पूरा स्वदेशी आंदोलन खत्म हुआ और जो अंग्रेज लोग थे नरमपंथी नेताओं से उन्होंने क्या कर लिया था, बोल सकते हो अपना
पूरा वो क्या कहते हैं उसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, उनके साथ हाथ मिला लिया था, तो उन्होंने गर्मपंथी नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, छोटे छोटे या फिर किसी भी प्रकार के बड़े जुर्म में फंसा फंसा कर। तो वहीं पर ही बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया था। आगे जाकर वो 1914 में छूट गए थे और 1916 में उन्होंने होम रूल की स्थापना करी थी, वो बात अलग है। तो जेल के अंतर्गत इन्होंने गीता रहस्य पूरा का पूरा किताब लिखा था। तो गीता रहस्य या द आर्ट या आपका द आर्टिकल द आर्टिक होम रूल ऑफ वेदास, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस दोस्तों ने यहां पर क्या लगाया, डी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो भाई। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, अभी मैंने बात करी जन्मदाता, जो जन्मदाता होगा वही उसका क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी। जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ये जो थे दोस्तों क्या कहलाते थे, जन्मदाता के साथ साथ में गर्म दलिया आंदोलन के क्या माने जाते थे, पिता भी माने जाते थे, जनक भी माने जाते। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो देखो दोस्तों, ये जो थे ना, ये पहले जो थे वो सक्रिय रूप से राजनीति में और अलग अलग प्रकार के आंदोलनों में भाग लिया करते थे, लेकिन इनको एक बार क्या कर दिया गया, गलत केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में कुछ ज्यादा सबूत ना मिले और जब वो बाहर आए तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से बिल्कुल क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। और वो कहां चले गए थे, वो चले गए थे पुडुचेरी, और वहां पर उन्होंने अपनी एक आश्रम की शुरुआत करी, अरविंदो आश्रम जिसे कहा जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है, अरविंदो घोष की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। चलिए, तो ये है दोस्तों अरविंदो घोष। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी ले लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, अरविंदो जी को है ना गिरफ्तार कर लिया था 1908 में, जब गरम दलिया नरम दलिया नेताओं के बीच में बहस चल रही थी। ठीक है, तो 1908 में इनको अलीपुर बम कांड के अंतर्गत, अलीपुर में बम कांड हुआ था, उनके अंतर्गत इनको क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। लेकिन जब इनके पास ज्यादा सबूत नहीं मिले इनके खिलाफ तो इनको छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये मुक्त हुए, इनको छोड़ दिया गया, तो उसके बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था इन्होंने राजनीति वगैरह, और आध्यात्मिक पथ पर ये चले गए। और आगे जाकर पौडेचेरी में जाकर इन्होंने क्या करा, 1926 के अंतर्गत अरविंदो आश्रम की स्थापना करी। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और इन्होंने ही साहित्य लिखे, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, या फिर सावित्री। ये सारी की सारी जो किताबें हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो आपके एग्जाम में किताबों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये किसने लिखे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ये सारी के सारे बिंदु हैं आपके अरविंदो घोष के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जिस जिस दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करी जाए तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी, तो इन्होंने दो साप्ताहिक पत्रिका शुरू कर रखी थी, एक अंग्रेजी में और एक मराठी के अंतर्गत। और वो कौन सी थी, यंग इंडिया, केसरी, या फिर आपका कामरेड, या फिर अल हिलाल? तो ऑप्शन नंबर बी, केसरी। इन्होंने शुरुआत करी थी साप्ताहिक, ठीक है, जो कि सप्ताह में एक बार आया करती थी ये पत्रिका, जो कि किसके द्वारा करी गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठी के अंतर्गत केसरी और मराठा जो है वो अंग्रेजी के अंतर्गत शुभ आरंभ किया था, और इन्हीं के द्वारा इन्होंने अपने होम रूल की प्रचार माध्यम भी इन्होंने बनाया था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अभी अभी हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी थी, तो स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा ही। ठीक, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो देखो इनकी भी जो पकड़ थी ना वो पंजाब के थे, पंजाब में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, तो पंजाब में इन्होंने अलग अलग कार्य करे थे उस समय पर, इसलिए इनको लोगों को पंजाब केसरी के खिताब से नवाजा गया था। तो किसको कहा जाता था दोस्तों, तो ये लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़े से फैक्ट याद रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। पहला, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों की दोनों उपाधि इन्हीं को दी गई थी। शेरे पंजाब, जैसे फिरोज शाह मेहता को बंबई का शेर कहा जाता था, वैसे ही शेरे पंजाब इनको कहा जाता था।
ठीक है। और पंजाब केसरी भी इन्हीं को ही कहा जाता था। तो दोस्तों इन्होंने लाहौर में एक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत करी थी जिसका नाम था पीपल। क्या नाम था? द पीपल। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, आपसे पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने लाहौर से ही पंजाबी नामक एक समाचार पत्र की और शुरुआत करी थी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये पत्रिका किनके द्वारा है, तो ये लाला लाजपत राय द्वारा ही शुरू करा गया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ। तो देखो दोस्तों, गणपति महोत्सव का और शिवाजी महोत्सव का दोनों किसने करा था? तो दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। अभी अभी हमने पढ़ा था कि 1893 के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने गणपति महोत्सव निकाला और 2 साल के बाद 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव निकाला। क्यों? क्योंकि अंग्रेज को बताना चाहते थे कि जनता प्रतिनिधि क्या होता है, जनता, ये जो जन है उसकी शक्ति क्या होती है। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा करा था। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, कब कब करा था गणपति महोत्सव और कब करा था इन्होंने शिवाजी महोत्सव। ठीक, आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही जो गुट है, गट नहीं होना चाहिए, गुट होना चाहिए था, द्वारा सोचा या योजनाबंद किया गया था? तो जल्दी से बताइए, लॉर्ड डफरिन के द्वारा या फिर सैयद अहमद के द्वारा, साथ ही साथ में करजन के द्वारा या फिर लाला लाजपत की राय के द्वारा? तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, ये कहावत कही थी, ये बात कही थी, ये कथन कहा था लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कथन दिए गए थे, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि कांग्रेस जो है वो लोगों को पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, ये अरविंदो घोष ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। साथ ही साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस जो है वो आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही गुटों के द्वारा, ये भी बात इन्होंने ही कही थी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जिस जिस दोस्तों को चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया था? जो बंगाल था उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? 2 टुकड़े कर दिए गए थे। एक आपका यहां पर कहलाया पूर्वी और ये कहलाया आपका पश्चिमी। तो ये 2 भागों में टूट के इसके बांट दिए गए थे और इसी जो चीज है उसी को हम लोग कहते हैं बंग भंग भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो ये किस लिए मशहूर है दोस्तों? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है, जब इसकी घोषणा हुई थी, किसकी? कि बंगाल का हम लोग विभाजन करने वाले हैं, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना रोष दिखाना शुरू कर दिया था। यह बात सही कही गई है, लेकिन टाउन हॉल में जो इकट्ठा हुए थे वो इसके पहले की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी की घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। नहीं दोस्तों ये तो गलत है। अगला है बंगाल विभाजन। लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यही तो हम बात कर रहे थे कि 1905 में जो कि अक्टूबर 16 तारीख थी, इस दिन बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, 2 टुकड़े कर दिए थे। क्या कर दिए थे? 2 टुकड़े। तो सभी के सभी दोस्त नोट डाउन कर लीजिए कि 16 अक्टूबर को जो था 1905 का, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। बंगाल बहुत ही बड़ा प्रांत था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक का नाम रखा गया पूर्वी बंगाल जो पूर्वी साइड में था और एक का नाम रखा गया पश्चिमी बंगाल जो पश्चिमी साइड था। आप लोगों को पता है अप्रोक्सीमेटली उस समय जो बंगाल था वो कुछ इतना बड़ा था। ठीक है, तो इसके ऐसे 2 टुकड़े कर दिए गए। पूर्वी वाले भाग को पूर्वी बंगाल कहा गया, पश्चिमी वाले भाग को पश्चिमी बंगाल कहा गया। बात करी जाए पूर्वी बंगाल के अंतर्गत, बंगाल का पूर्वी भाग और जो असम था आज का, उन दोनों को मर्ज किया गया। इसके अंतर्गत जो मुसलमानों की संख्या थी वो ज्यादा थी, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 80 लाख तो मुसलमान थे यहां पर और 1 करोड़ 20 लाख केवल हिंदू थे। तो इसलिए दोस्तों ये जो क्षेत्र था ना वो मुसलमान बहुलक के क्षेत्र था, मुसलमानों की यहां पर बहुमतता ज्यादा थी। यहां की राजधानी जो रखी गई थी वो ढाका रखी गई थी। क्या रखी गई थी? ढाका रखी गई थी। और उस समय जो यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था या पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखिएगा ब्लूमफील्ड फुलर जो था वहां पर उस समय कौन, तो ब्लूमफील्ड फुलर ये उस समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था।
ठीक है। वहीं पर ही दोस्तों पश्चिम बंगाल जो था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों को मिला दिया जाए, जैसे कि पूर्वी बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बंगाल जो बाकी बचा उसको बिहार और उड़ीसा को मिला दिया जाए, तो वो क्या कहलाया दोस्तों, पश्चिमी बंगाल कहलाया। इसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, अप्रोक्सीमेटली 90 लाख तो यहां पर मुसलमान थे और 4 करोड़ 20 लाख जो थे यहां पर हिंदू थे। हिंदुओं की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा थी। राजधानी इसकी रखी गई कलकत्ता, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों सर एंड्रयू फेजर। तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था या फिर पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो आप लोगों को इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से जिस जिस दोस्तों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो देखो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का ये पूरा का पूरा बट गया क्या 1905 में बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी के रूप में, तो लोगों के मन के अंतर्गत आक्रोश जगा। वो बात अलग है कि उस समय लॉर्ड कर्जन जो था वो वायसराय था, वो कह रहा था कि हम इसलिए इसको बांट रहे हैं क्योंकि बंगाल प्रांत जो है वो बहुत बड़ा है, जिसको चलाना, उसका प्रशासन बहुत कठिन हो रहा है, और इसको बांटने के बाद जो है मुसलमानों को वो सारे के सारे हक मिलेंगे जो मुगल वंश में उनको सारे के सारे हक नहीं मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये फूट डालो राजनीति वाली करने वाली बात कर रहा था, लेकिन लोग समझ गए और लोगों ने इसका क्या कराया, विरोध जताना शुरू कर दिया। और लोगों ने यह भी कहा कि अगर 1905 से पहले जब इसकी घोषणा हुई थी कि अगर इस घोषणा को नहीं हटाया गया तो हम लोग क्या करेंगे, और ज्यादा इसको आगे लेकर जाएंगे। और जैसी इसकी घोषणा करी गई ना कि हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, तो उस दिन दोस्तों अंग्रेजी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, कपड़ों की, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये क्या हो गया था दोस्तों इसके बाद, तो स्वदेशी आंदोलन ने आग पकड़ ली थी। क्या पकड़ ली थी, तेजी पकड़ ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। स्वदेशी आंदोलन कहने का मतलब यहां पर यह है कि अंग्रेजों द्वारा जो भी बनाई गई वस्तु है उनका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन नेता लोग जो थे गर्मपंथी के वो अलग सोच रहे थे और गर्मपंथी के अलग सोच रहे थे, दोनों के बीच में अलग अलग डिफरेंस था। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, बंगाल जब विभाजन हो रहा था तो 20 जुलाई 1905, ये डेट है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को जो उस समय के समाचार पत्र थे उसमें यह घोषणा करी गई कि हम लोग जो है बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। 7 अगस्त 1905 को विभाजन के प्रति लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। अपने स्तर पर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो वो इन्होंने शुरू कर दिया। ये जो था दोस्तों, जब पूरा का पूरा ये विरोध जताने के लिए बात आई तो वहां पर कलकत्ता टाउन हॉल के सामने सारे के सारे जमा हुए थे। ठीक है, एक जनसभा बुलाई गई थी। शुरू में तो दोस्तों ये बुलाई गई थी कमों की, लेकिन देखते ही देखते वहां पर 60 से 70 हजार लोग पहुंच गए। ठीक है, तो उस विरोध ने एक बड़ा आग पकड़ ली, और उस समय के जो नेतृत्व कर रहे थे इस पूरे के पूरे को, तो वैसे तो दोस्तों ये पूरे के पूरे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सुंदरनाथ बनर्जी या फिर कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे उस समय कासिम बाजार, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां के जो महाराज थे, क्या था नाम, तो मनिन चंद नंदी जी जो थे वो उस समय यहाँ के क्या कहलाए, उसके अध्यक्ष कहलाए, किसके, स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, और लोगों ने यही कहा कि यह बहिष्कार तब तक किया जाएगा जब तक अंग्रेजी सरकार जो है वो बंगाल का विभाजन की जो घोषणा करी गई है, कब करी थी, तो 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा जब से करी गई थी तब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा घोषणा को, तब तक हम ये विरोध चालू रखेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया, लॉर्ड कर्जन ने किसी की नहीं सुनी और बंगाल का विभाजन कर दिया, और इसी को हम बांग भांग के नाम से भी जानते हैं। और फिर क्या था, लोगों के मन में और ज्यादा विरोध हुआ, उन्होंने आंदोलन में और तेजी पकड़ ली, और लोगों ने जो अंग्रेजी वस्तुएं थी, उनके जो वस्त्र थे, उनका लगाया होली दहन कर दिया। ठीक है, तो ये उनका विरोध जताने का उस समय का तरीका था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो भाई बंगाल विभाजन की घोषणा कब करी गई थी, तो 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 30 जनवरी 1905 को, या 15 जनवरी 1905 को। तो दोस्तों इसकी घोषणा अखबारों के अंतर्गत बात करी है। अभी मैंने आपको बोला था कि 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई थी अखबारों में, हुई नहीं थी, हुई तो दोस्तों 16 अक्टूबर को थी इसकी। ठीक है, तो 20 जुलाई कहां है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया कि 20 जुलाई को अखबार के अंतर्गत इसकी घोषणा कर दी गई थी कि हम बंगाल को 2 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, ओके ये देखो, चलो कुछ और डेट भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने यार स्क्रीनशॉट नहीं दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका फटाफट। ठीक है, आइए अब इस पे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला आपको ध्यान रखना है कि ये जो बंगाल विभाजन हो रहा था, ठीक है आपका, कि 20 जुलाई को घोषणा करी गई थी, लेकिन दोस्तों 3 अक्टूबर 1903 को, कब की बात है, बंगाल विभाजन से 2 साल पहले की बात है। तो विभाजन का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद के अंतर्गत जो बंगाल का विभाजन करना था, इसका प्रस्ताव ब्रिटिश संसद के अंतर्गत कब रखा गया था, तो 3 अक्टूबर 1903 को ही रख दिया गया था। ठीक है, कि क्योंकि उस समय सीधी सी बात है यार, बंगाल जो है बहुत शक्तिशाली प्रांत था, और जितने भी हमारे क्या कर निकल के आ रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलनकारी निकल के आ रहे थे, कोई भी देख लो, ज्यादातर कहां से निकल के आ रहे थे, बंगाल से ही। तो इसलिए बंगाल को कंट्रोल में रखना अंग्रेजों के रखने में मुश्किल हो रहा था। बाकी अंग्रेज लोग बहाना बना रहे थे कि बड़ा प्रांत है, हम लोगों से संभल नहीं रहा है, ये वो फलाना ढिगाना, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अगला है 19 जुलाई 1905, ये डेट याद रख लीजिएगा, 19 जुलाई 1905, क्योंकि इस दिन दोस्तों विभाजन का जो प्रस्ताव था वो लोगों के समक्ष रखा गया था कि भाई हम लोग जो है वो विभाजन करने वाले हैं बंगाल का। ठीक है, 20 जुलाई को समाचार पत्रों में छप दिया गया कि भाई हमने इसका विभाजन करना ही करना है। 7 अगस्त को क्या निकला, तो दोस्तों आंदोलन करने के लिए निकले, विभाजन का विरोध करने के लिए निकले, और इसी आंदोलन को हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और 16 अक्टूबर को इसका विभाजन कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो फटाफट ये डेट सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछ लिया जाए प्रस्ताव कब रखा गया ब्रिटिश संसद के अंतर्गत, या लोगों के समक्ष के अंतर्गत, या समाचार पत्रों के अंतर्गत, या विरोध कब शुरू हुआ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, विरोध कब से शुरू हुआ था ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 7 अगस्त से ही हो गया था। बाकी अलग बात है कि 16 अक्टूबर को इसका विभाजन हो गया था। ठीक, आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो दोस्तों यहां पर 4 लिखा, महिला, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीव। बुद्धिजीव कहने का मतलब है उस समय के युवा और उस समय के जो आने वाले बुद्धिजीवी पीढ़े पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात करी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1905 के अंतर्गत जब यह विभाजन हो गया तब लोगों ने आंदोलन करा, स्वदेशी आंदोलन। और इस स्वदेशी आंदोलन की दोस्तों खास बात यही थी कि इस आंदोलन के अंतर्गत पहली बार महिलाएं जो है वो अपनी घर से निकली थी और सक्रिय रूप से इस आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया था उन्होंने, क्योंकि उनके जीवन के ऊपर भी विभाजन के बाद बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की बात थी। ठीक है, लेकिन बात करी जाए दोस्तों मुसलमानों की, तो कुछ मुसलमानों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि सैयद अहमद खान को छोड़ दिया जाए या कुछ और मुसलमानों को छोड़ दिया जाए, तो वो जो थे मुसलमानों ने इसमें कुछ ज्यादा प्रमुख भूमिका नहीं निभाई थी, तो इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। साथ ही साथ में दोस्तों उस समय के जो किसान थे, किसानों के ऊपर भी इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, तो किसानों ने भी ज्यादा बढ़ चढ़ के अंतर्गत इसके अंतर्गत भाग नहीं लिया था। तो इस समय जो इस पर भाग लिया था वो उस समय के बुद्धिजीव जो हमारे जवान लोग थे, महिलाएं थी, इन्होंने भाग लिया था बढ़ चढ़ के। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ए और 4 देख लो, 1 और 4 ये रहा ऑप्शन नंबर बी। जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखो ये है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो था इसका मेन मतलब क्या था, स्वदेशी यानी कि जो भी अंग्रेज जो बना रहे थे, कपड़ा, साबुन, माचिस, बैंक, चिकित्सा, रसायन वगैरह, इन सभी चीजों का हम बहिष्कार करेंगे और अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, कारीगरों की संख्या बढ़ेगी और जो कृषक है उनको फायदा पहुंचेगा। ठीक है, फायदा पहुंचेगा। आंदोलन में भाग लिया नहीं था वो पूछा है, ध्यान रखिएगा। और ये पहला आंदोलन था दोस्तों जिसमें महिलाएं जो थी वो घर से बाहर निकली और इस आंदोलन के अंतर्गत सक्रिय रूप से उसने भागीदारी दिखाई, और साथ ही साथ में हमारे देश के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, बुद्धिजीवों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो यही बात आपसे यहां पूछी गई थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस दोस्तों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि बंगाल विभाजन के क्या है प्रत्याघात के रूप में क्या है, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो जब भाई बंगाल विभाजन घोषणा हुई तो घोषणा के बाद लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था, और जब लोगों ने विरोध जताना शुरू करा था वो किस आंदोलन के नाम से जाना गया, तो वो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। तो जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा गया है। यहां पर आपके 4 कथन दिए गए हैं। तर्क करो, सोचो और विचार करके इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखो, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, अभी हमने बात करी थी महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया था, ठीक है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वह इसमें शामिल हुए। तो देखो दोस्तों, बात करी जाए यहां पर कि ना ही इसमें अधिक यहां पर प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए, तो पूर्ण तरीके से कहना बिल्कुल गलत है कि किसानों को प्रभावित नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन से यह फायदा हुआ था कि कृषकों को क्या हो गया था, उनकी जीविका जो थी, उनका आय जो था वो बढ़ गया था। और आगे बोला है कि यह बंगाल तक सीमित था। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। क्या था? डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो डी ये गलत है। कहना कि ये बंगाल तक ही सीमित रह गया था, नहीं दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो लोग थे इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, इसका कार्यक्रम क्या था, जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं, वस्त्र है, अंग्रेजी शिक्षा है, उसका बहिष्कार करना है और जो हमारी आर्थिक और राजनीतिक है उसमें हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो इसलिए इसके अंतर्गत पहली बार महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया था, घर के अंदर से निकली थी, और साथ ही साथ में जो हमारे युवा थे उन युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। हाँ, वो बात अलग है कि कृषकों को इससे फायदा हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता इसको। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर मैंने थर्ड ना लगाकर फोर्थ की बात करी हमने। तो जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना, बाकी हम ले चुके हैं इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को कर दिया गया था और उस समय बंगाल का जो वायसराय था वो था दोस्तों लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसके द्वारा किसी की नहीं सुनी इसने और इसने विभाजन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा उस समय का बंगाल प्रांत था, इसने इसको यहां से 2 पीसों में बांट दिया। इस वाले को भाग को कहा गया पूर्वी बंगाल और इस वाले को कहा गया पश्चिमी बंगाल। उस समय की बात करी जाए तो आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश और असम, बिल्कुल दोस्तों बांग्लादेश भी पहले इसी का ही भाग था। तो इन सभी के सभी को मिला दिया जाए तो इन सभी के सभी को मिलाने के बाद पूरा का पूरा बंगाल प्रांत बना करता था। इसलिए दोस्तों इसको संभालना भी मुश्किल हो रहा था और हमारे अलग अलग प्रकार के यहां पर जो आंदोलनकारी थे वो भी निकल रहे थे। तो इसलिए 1905 में किसने, इसने, लॉर्ड कर्जन ने, इसने क्या कर दिया, इसका विभाजन कर दिया। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कर्जन लगाया वो उन्होंने सही लगाया। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए इसका। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पहले पश्चिम बंगाल में क्यों, बंगाल में कौन कौन से आज के राज्य या देश थे, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश आज का अलग एक कंट्री है। ठीक, आगे चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल, तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन था उस समय का? तो दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो उसी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कौन था, सर एंड्रयूज फेजर, ये जो था उस समय वो क्या था, वो बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल भी था। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। आगे जाकर इसी को क्या बना दिया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बना दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ये किसका था, तो ये दोस्तों पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, हमने बात करी थी, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इसका ले लिया होगा, किसी भी दोस्त को कोई डाउट नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखो दोस्तों 1905 का जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो जो नंदी जी थे वो अध्यक्ष थे, मानते हैं स्वदेशी आंदोलन का, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का अध्यक्ष के बाद में यहां पर पूछा आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो नेतृत्व दोस्तों 2 जनों ने करा था, या तो आपका वहां पर लिखा हुआ कृष्ण कुमार मित्र ने करा था, या फिर आपका क्या देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा सुंदरनाथ बनर्जी। क्या देखने को मिलेगा? सुंदरनाथ बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें से कोई भी ऑप्शन देखने को मिल जाए आपको घबराना नहीं है, दोनों में से कोई भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेंगे, या तो मिलेगा आपको कृष्ण कुमार मित्र या फिर मिलेंगे आपको सुंदरनाथ बनर्जी। इन दोनों के द्वारा इस पूरे के पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
ठीक है। और साथ ही साथ में दोस्तों अलग अलग लोगों ने उस समय कथन दिए थे जब बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा, लेकिन इन्हीं के द्वारा एक कथन भी दिया गया जब बंगाल का विभाजन हुआ कि बंगाल का जो विभाजन है वो हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। जैसे वज्र जो होता है एक ऐसा हथियार जो कि बहुत ही सॉलिड है, जिसका कोई तोड़ ना हो, वो तो उन्होंने यही कहा कि बंगाल का विभाजन जो है हमारे ऊपर कैसे गिरा है, एक वज्र की तरह गिरा है। ठीक है, वहीं पर ही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि बंगाल का विभाजन जो होगा वो ब्रिटिश सरकार का एक निर्मम भूल होगी, और आगे जाकर कहीं ना कहीं ये बात देखने को भी मिली थी। ठीक है, वहीं पर ही लॉर्ड कर्जन और उस समय का जो था पूर्वी बंगाल का कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ब्लूम फीडर फुलर, इसने क्या कहा था, तो कर्जन ने कहा था दोस्तों कि मेरे इस बंटवारे से, जब ये बंगाल का विभाजन कर रहा था, मेरे इस बंटवारे से मुसलमानों को वो सारी की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो अब तक उन्हें मुगल काल में नहीं मिला है। मुसलमान इसलिए इनकी बातों में आ गए। आगे जाकर पता चला कि भाई ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमें मिलकर पागल बना रहे हैं। वही वाली बात है ना। तो इसलिए दोस्तों बाद में जो मुसलमान है वो इनके क्या हो गए थे, विरोध में हो गए थे। ठीक, वहीं पर ही जो फुलर था इसने क्या कहा था, इसने तो हद मचा दी थी। इसने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो है वो अंग्रेजी सरकार की दो बीवियां हैं, दो पत्नियां हैं, जिसे अंग्रेजी सरकार जो है वो उसमें जो सबसे ज्यादा पसंद है जिसको, वो है मुसलमान। मुसलमान को, इन दोनों बीवी में से जो मुसलमान है उनको ये ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा प्रेम है इनसे, ज्यादा इनसे लगाव है, ये उस उल्लू के चरखे ने कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो इसी के द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिस दोस्त को स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो देखो दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो पहले इसके क्या थे, बिल्कुल विपरीत थे। इन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था इसके समर्थन नहीं कर रहे थे, इसको इनको इस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था इस चीज को लेकर, तो इसलिए इसका ये समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इनको पता चला भाई ये सही में अंग्रेज हमको क्या कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। ठीक है, तब इन्होंने इसका बड़े ही जोरों शोर से क्या कर था, समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी, अगली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, डी इज द परफेक्ट एंड राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय स्वदेशी आंदोलन में ये किसने कहा था कि हमें वस्तुएं चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो सुख सुविधाएं हो, चाहे वो नौकरी है, उन्हें बहिष्कार करके हमारी जो खुद की स्वदेशी सामग्री है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था। किसने, कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था। तो ध्यान रख लीजिएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया कि स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की चीज हो, चाहे वो कपड़ा हो, साबुन हो, माचिस हो, बैंक हो, चिकित्सा हो, रसायन हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो, ठीक है, उनका हमें बहिष्कार करना अंग्रेजों का, और अंग्रेजी की जगह पर हमें अपनी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो ये किसने कहा था दोस्तों, कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था, और यही जो है इसका नेतृत्व भी कर रहे थे। ठीक है, तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो ये इसका नेतृत्व भी कर रहे थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको लेना है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो जो दोस्तों ब्रिटिश वस्तुएं थी उनको हम लोग आलोचक कर रहे थे, छोड़ रहे थे, हटा रहे थे। कब से, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905, उसको देखकर हम लोग कर रहे थे सारी की सारी चीजें। तो ये कब से शुरुआत हुआ, कब से अपनाया गया, तो 1905 16 अक्टूबर जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस दोस्तों ने डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो भाई बंगाल का जो विभाजन है वो क्यों किया गया था, मुख्यतः क्यों किया गया था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे वो ये कह रहे थे कि ये प्रांत जो है वो बहुत बड़ा है, जिस वजह से इसको चलाना जो है वो भारी पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है, मतलब ये कह रहे थे कि इसको संभालना भारी पड़ रहा है।
ठीक है, कठिनाई हो रही है। लेकिन दोस्तों रियल जानकारी क्या थी, रियल बात क्या थी, शक्तिशाली राज्य होने के बावजूद भी वहां से जो हमारे जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी नेता निकल रहे थे उससे अंग्रेज घबरा गया था, उस कारण इसको बांट रहे थे। तो क्या करना चाहते थे, हिंदू और मुसलमानों का विभाजन करने के लिए, लीजिए और आगे जुड़ने जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये फूट डालो और राज करो नीति के ऊपर क्या कर रहे थे, सोच कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, विचार कर रहे थे, इसलिए इन्होंने पूरा का पूरा बांट दिया था। तो हिंदू और मुसलमानों को विभाजन करने के लिए। ओके ओके ओके, इसको हटा दीजिए भाई, एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है। उस समय जो था उस राज्य से अलग अलग प्रकार के जो राजनीतिक नेता निकल रहे थे, अलग अलग प्रकार के जो शक्तिशाली क्रांतिकारी निकल रहे थे, वो बंगाल से ही निकल रहे थे। तो बंगाली राष्ट्रवाद की जो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही थी उसे ये दुर्बल करना चाहते थे। हाँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मेन रीजन ये है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल प्रांत जो है वो रियल में सही में बहुत बड़ा था, लेकिन बड़े के साथ साथ दोस्तों वहां से जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता थे वो निकल रहे थे, जो कि अंग्रेजों की कूटनीतियों का विरोध कर रहे थे। और अंग्रेजों को पता चल गया ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे हाथों से बंगाल के भारत भी निकल जाएगा। तो इसलिए उस समय जो बंगाली राष्ट्रवाद जग रहा था उसको तोड़ने के लिए, उसको करने के लिए कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, ए नहीं। ए भी ठीक है, वहां पर भी बांटने की कोशिश कर रहे थे, फूट डालो नीति करने के ऊपर कर रहे थे, लेकिन मेन ये भी है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल कर रहे थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया। तो स्वदेशी और बहिष्कार मतलब स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो कहां हो रहा था दोस्तों, तो सीधी सी बात है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था, वहां पर हो रहा था। 16 अक्टूबर 1905 में आग पकड़ ली थी इस आंदोलन ने। तो उन ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस दोस्तों ने इसका सी लगाया वो दोस्तों ने इसका बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार। अब मार्लो मिंटो सुधार का छिपा हुआ उद्देश्य जो था वो क्या था, आप लोगों को पता है, जब हमारे यहां पर भारत के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के नरमपंथी नेताओं के अंतर्गत जब क्या हो गया था, मेल मिलाप हो गया था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के उन्होंने बहुत सारे क्या कहे थे, वादे किए थे। तो उन वादों को पूरा करने का समय आ गया था, जिसमें से अधिकतर प्रकार की जो चीजें हैं, जैसे कि हमारे जो भी जितने भी बड़े बड़े पद थे, जितने भी सरकारी बड़े बड़े पद थे, उस पर किसी भी प्रकार के भारतीयों को नहीं लिया जाता था, उसमें अधिकतर अंग्रेजों का कंट्रोल था। तो इसलिए दोस्तों यहां से ये निर्णय लिया गया था कि अब भारतीयों को भी वहां जगह दी जाएगी। तो मार्लेमेंटो सुधार दिया गया था प्रशासनिक सुधार के लिए, लेकिन उसके पीछे मुख्य छुपा हुआ उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों पहला, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, अरे बिल्कुल गलत है, कहीं ना था इतने अंग्रेज सुतरे की उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। दूसरा, सरकार की तरफ नरमपंथियों की क्या करना है, एकत्रित करना है, या फिर चरमपंथी आंदोलन का विनाश करना था, या भारत में एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ लड़वाना था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। अब दोस्तों मैं इसका डी आंसर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मार्लो मिंटो सुधार के अंतर्गत ही जो मुसलमान थे उनको एक पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात करी थी। क्या थी, कांग्रेस ने उस बात को माना नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन बाद में कांग्रेस ने भी उसको मान लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत को जो एक समाज था उसको दूसरे समाज से लड़वाना, ये इनका मेन मकसद था। ठीक है, द्वैध शासन जो था एक तरीके से लाने के ये सोच रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो एक समुदाय को दूसरे से समुदाय से लड़वाने के पीछे इनका छुपा हुआ राज्य था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। देखो ये बात क्या है, तो ये बात है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की। उस समय जो संसद जो पारित था वो अधिनियम था। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसी का ही दूसरा नाम है मार्लो मिंटो सुधार का, इसी को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 में आया था, इसलिए 1909 के नाम से जाना जाता है। और इसको मार्लो मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो उस समय मार्लो और मिंटो थे, यानी कि भारत के वायसरॉय और सचिव जो थे भारत के, वो यही थे, मार्लो और मिंटो, तो इन्हीं के नाम से जाना जाता था। तो जॉन मार्ले सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वायसरॉय थे भारत के। ठीक है, इसलिए इनके नाम पर ये पूरा का पूरा देखने को मिला। मुख्य उद्देश्य बात करी जाए तो केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनों में भारतीयों की भागीदारी को क्या करना था, बढ़ाना था, लेकिन सीमित रूप में, थोड़े कुछ रूप में। और सुधार करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा भी पेश करी गई थी, किनके द्वारा, तो मुसलमानों के द्वारा। इन्होंने कहा कि भाई हमें एक अलग से निर्वाचन मंडल चाहिए जिसमें प्रतिनिधित्व भी, खड़ा भी कौन होगा, मुसलमान ही होगा, वोट भी कौन देगा, मुसलमान ही देगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत
इनको क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की शुरुआत यहां से हुई थी, प्रारंभ यहां से हुई थी। यानी कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने को, लड़वाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ब्रिटिश काल के निम्नलिखित में से किस सुधार के रूप में जाना जाता है। तो अभी अभी हमने बात करी थी दोस्तों इसके बारे में कि 1909 जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसी को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि मार्ले उस समय और मिंटो कौन थे उस समय के, सचिव और वायसराय थे। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, अगला प्रश्न, ये हम पढ़ ही चुके हैं, दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1909 का संबंध किससे है। तो भाई किससे है इसका संबंध, पहला अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत, लीजिए आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अलग निर्वाचन मंडल जो मुसलमानों ने मांग करी थी, उन मुसलमानों की मांग को मान लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे लगाएंगे द्वैध शासन में, तो दोस्तों ध्यान रखें द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है, हुआ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत करी गई, मांग करी गई मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम लीग बनेगी। ठीक है, और उस चीज को अपना भी लिया गया था, बन गया था वो पहले, वो बात अलग है। ठीक है, तो उस समय की बात है ये अलग निर्वाचन मंडल की। तो ए इज द राइट आंसर, जिस जिस दोस्तों ने ए लगाया करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो भाई यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं मार्ले मिंटो के बारे में, और उस कथन का आपको पता करना है। जैसे कि पहला, भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले, सही है कि गलत है ना, सही कथन का पहचान करना। ठीक है, जॉन मार्ले और भारत के वायसराय मिंटो के तीसरे राजा के नाम पर, इसका आमतौर पर नहीं दोस्तों, तीसरे राजा के नाम पर क्या, उसी के राज्य पूरे के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, गलत है। लॉर्ड मिंटो ने क्या है सत्येंद्र पी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आगे जाकर ये गवर्नर के पद पर भी बैठे थे, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे भारत के पहले जो कि पहली बार भारतीय पद के ऊपर बैठे थे, इतने ऊंचे पद के ऊपर बैठे थे, एक लौते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर था। आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी इनके बारे में, क्योंकि बाकी सारे गलत ही होंगे। सत्येंद्र पी सिन्हा जो है ये बिल्कुल सही है। अब बात क्या है पूरी की पूरी, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो है वो पहली बार भारत सचिव और वायसराय, इनके अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत भारतीयों को शामिल किया गया था। भारतीय सचिव की बात करी जाए तो 2 सदस्यों को शामिल किया गया, एक केसी गुप्ता जी को और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी जी को, इसके अंतर्गत एड ऑन किया गया, जोड़ा गया। और वायसराय के अंतर्गत एक सदस्य को शामिल किया गया जो कि सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी थे, और यही हमने अभी पढ़ा, सत्येंद्रनाथ पी सिन्हा जी। ठीक है, इनको शामिल किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कार्यकारिणी के नियुक्ति होने वाले जो है प्रथम भारतीय थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश काल के अंतर्गत कार्यकारिणी के अंदर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दोस्तों वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी, पहले इन्हें भर्ती हुआ था। ठीक है, और आगे जाकर दोस्तों सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी जो हैं ये बिहार और उड़ीसा के क्या बने थे, गवर्नर बने थे। और संपूर्ण ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ये इतने ऊंचे पद के ऊपर पहले भारतीय और एकमात्र भारतीय बने जो कि इस पद के ऊपर पहुंचे, और कोई नहीं पहुंचा था ब्रिटिश काल के अंतर्गत। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सत्येंद्रनाथ सिन्हा कौन है और क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो यही है जो कि अभी अभी आपका यहां पर पूछा गया था, कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत पहला व्यक्ति कौन था, तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी थे। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो कि गवर्नर के पद तक बैठे थे, बिहार और उड़ीसा के बने थे, तो वो भी यही होगा, सेम आंसर होगा। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका फटाफट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था, तो 1909 में पारित हुआ था। अभी अभी हम जो बात कर रहे थे 1909 कहां है, ये देखो, ये रहा 1909, हमने बात करी थी, क्या है, इसी को ही हम भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो 1909 में हुई थी। तो जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया 1909, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय विधान परिषद में
किस सुधार और अधिनियम के तहत गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था? तो देखो दोस्तों, ये जो पार्लियामेंटो सुधार था, इसके अंतर्गत बोला गया था कि हम भारतीय की शक्तियों को बढ़ाएंगे और अनेक अलग पदों के ऊपर भारतीयों की जो बोल सकते हो सहजारी है या फिर आपस में जुड़ाव है, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी के दोस्तों सुधार करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, लेकिन कुछ लिमिटेड सोर्स में, पूरे के पूरे बड़े रूप में नहीं। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने इसका डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। बात क्या है पूरी की पूरी? तो दोस्तों इसके अंतर्गत कहा गया था कि जो भी हमारी सरकार है उसके अनुसार केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत जो सदस्य थे, उस सदस्यों की संख्या जो थी वो 69 थी। अब इन सदस्यों में 69 में दोस्तों 37 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, और 32 जो थे वो गैर अधिकारी यानी कि गैर सरकारी अधिकारी थे। अब इन्हीं 32 के अंतर्गत दोस्तों 5 मनोनीत थे, जिनका मन करा उसको चुन लिया अंग्रेजों के द्वारा, और 27 निर्वाचित थे, जिसमें से 8 सीट मुसलमानों की थी, 4 सीट ब्रिटिश पूंजीपतियों की थी, 2 सीट जमींदारों की थी, और बाकी 13 सीट बची हुई वो निर्वाचित होती से सामान्य रूप से। ठीक है, तो इसी की बात करी गई थी। यही आपका क्या कहलाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का प्रावधान कहलाता है या पार्लियामेंटो सुधार कहलाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस जिस दोस्त को लेना है इसको। ठीक है, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, पार्लियामेंटो 1909 में किया गया था। तो पार्लियामेंटो सुधार 1909 में। आप लोगों को अभी अभी मैंने पूरी की पूरी कहानी बताई थी, सुनाई थी। ठीक है, बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे नहीं माना था। बाद में जब ये दोनों को मिलकर कार्य करने लग गए थे, जब जिन्ना को ये पता चल गया था कि अंग्रेज लोग सारे मिलकर पागल बना रहे हैं, तब उन्होंने मान लिया था कांग्रेस ने भी। ठीक है, तो पार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंडल करने की बात कही गई थी। तो सी इज द राइट आंसर, जो कि अभी अभी मैंने पढ़ा था। पार्लियामेंटो सुधार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की शुरुआत करने की, अवधारणा को प्रारंभ करने का यह स्तर माना जाता है। तो यहां से इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना दोबारा ले सकते हो, नहीं तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो बोला गया। पहला, इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर आधिकारिक बहुमत दिया। तो देखो दोस्तों, यहां पर बोला गया कौन सा सही नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि इसने जो अधिकार केंद्र रखे थे अपने अधिकारी बहुमत, वो केंद्रीय के अंतर्गत रखे थे, अपने पास रखे थे, बाकी गैर आधिकारिक प्रांतीय के अंतर्गत रखा गया था। तो ये तो बिल्कुल बात सही कही गई है, हमें नहीं चुनना है, गलत चुनना है हमें। ठीक है, अगला, इसने प्रथम निर्वाचन मंडल अवधारणा में स्वीकार, मुसलमानों के लिए पृथक चुन लिया था, यह भी बिल्कुल ठीक है। अगला है, इसने संपत्ति कर या फिर शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मत अधिकार प्रदान किया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। इसने जो है सीमित लोगों को तो मतदान करने का अधिकार दिया था, लेकिन ये कहना कि केवल संपत्ति वाले या फिर जो कर देंगे वो, या फिर शिक्षा के आधार पर हम लोगों को वोट देने का क्या दे रहे हैं? मौका दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। तो वोट करने का मेन क्या था? चुनाव जो सदस्य थे उन मतदाताओं का क्वालिफिकेशन क्या था? तो पहले आप पुरुष होने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, पार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत जो वोटिंग होती थी केवल पुरुष कर सकता था। दूसरा, कम से कम आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा, आप मानसिक रूप से पूरे के पूरे स्वस्थ होने चाहिए। ये 3 बात इन्होंने यहां पर रखी थी। ये बात बिल्कुल नहीं रखी थी कि संपत्ति वाला होना चाहिए, कर देने वाला होना चाहिए, शिक्षा के आधार पर हम लोग वोट को देने का मौका देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, ये कहा गया था। तो जिस जिस दोस्तों ने लगाया इस हिसाब से क्या ऑप्शन नंबर सी, जिस जिसने लगाया वो बिल्कुल ठीक लगाया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको लेना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? तो भाई मुस्लिम लीग की जब शुरुआत यानी कि स्थापना करी गई थी, कब? जब ये पूरा का पूरा अलग अलग निर्वाचन मंडल देखने को मिल रहा था, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही थी, लोगों में फूट डल रही थी, तब यहां पर ये चीजें देखने को मिली। मुसलमानों ने अपना एक पृथक देखने बना लिया। तो इसकी जो शुरुआत करी गई थी दोस्तों, वो करी गई थी आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस दोस्तों ने डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके जो संस्थापक होते हैं तो वो संस्थापक थे आगा खां, और साथ ही साथ में मोहसिन उल मुल्क, ये भी इसके माने जाते हैं। तो कई बार आपके आगा खां नहीं होते हैं तो मोहसिन उल मुल्क भी होंगे, तो उसको भी आप लोग टिक कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आगे चलें। बाकी इनका जो है ये जो
नेतृत्व किया था वो इन्होंने ही किया था। ठीक, पार्टी का संविधान जो बनाया गया था वो वकार उल मुल्क के द्वारा और नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा बनाया गया था। और ये जो वायसराय था इस समय लॉर्ड मिंटो था। कब की बात है ये? मुस्लिम लीग की स्थापना जब 1906 में हो रही थी, तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड मिंटो था। तब दोस्तों बंगाल की विभाजन की घोषणा के पश्चात जो थे वो मुसलमानों का एक शिष्टाचार, एक शिष्टमंडल जो है वो पूरा का पूरा 36 लोगों का था, जिसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे आगा खां। ये जो है पहुंचे 1 अक्टूबर 1906 को, और वायसराय कहां पर थे उस समय? शिमला में थे। तो वहां पर पहुंचे लॉर्ड मिंटो से मिलने, और उनके पास ये बारी पूरी बात रखी कि हमें एक अलग से पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, और वहां पर इनकी बात सुनी गई, और धीरे धीरे आगे जाकर पार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत इसको स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी 1906 में हुई थी। कब? 1906 में। तो इसलिए जिस दोस्तों ने इसका लगाया 1906, ऑप्शन नंबर ए, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। क्या है? एक शिष्टमंडल गया था पूरा का पूरा, किसका? मुसलमान लोगों का, जो कि नेतृत्व कौन कर रहा था? आगा खां कर रहा था। कुल कितने लोग थे? 36 लोग थे। कहां गए थे? शिमला। किसके पास? वायसराय जो उस समय का था भारत का, लॉर्ड मिंटो। उससे मिले, उसके सामने बात रखी कि हमें केंद्रीय रूप में, प्रांतीय रूप में, स्थानिका में एक अलग से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की आवश्यकता है, और आगे जाके पार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत इसको मान भी लिया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी दोस्तों ने। अगला क्वेश्चन, ओके। देखो दोस्तों कुछ आपके है ना यहाँ पर और बिंदु है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने बात कर ली कि एक शिष्टमंडल जो है 36 लोगों का, जिसका नेतृत्व कर रहा था आगा खां, 1 अक्टूबर 1906 को कहां पहुंचा था? शिमला। वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने, उसके सामने अपनी बात रखी, और आगे जाकर 1909 में इसकी बात मान ली गई, पृथक निर्वाचन मंडल बना लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1906 में हुई थी। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया 1906 में हुई थी। ठीक है, 1906 में हुई थी, लेकिन डेट पूछ ले जाए तो 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर, और यहीं पर इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या नाम रखा गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। स्थान कहां था ये पूरा का पूरा? कहां हो रहा था ये पूरा का पूरा चीजें? तो वो हो रहा था दोस्तों ढाका में। संस्थापक की बात करी जाए तो दोस्तों आगा खां नवाब मोहसिन उल मुल्क है। संविधान का निर्माण या पार्टी का संविधान जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? तो वकार उल मुल्क ने और नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा बनाया गया था, और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। तो ये सारी की सारी बात हमने अभी अभी कर ली थी, बस ये चीज आपको और ज्यादा ध्यान रखनी थी। तो ये चीज जिसने ध्यान रखी उस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रखा है? बोला है कि 1911 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज प्रथम के राज्याभिषेक के अवसर को मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों देखो, आप लोगों को पता है कि उस समय जो है वो दिल्ली दरबार लगा करता था। किस समय? अंग्रेजों के समय। और उस दिल्ली दरबार के अंतर्गत जो इंग्लैंड के महाराजा महारानी हुआ करते थे वो भारत आते थे, और भारत के भी वो क्या कहलाते थे? राजा महारानी कहलाते थे। उनके राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता था, और दिल्ली दरबार के अंतर्गत अलग अलग जो समस्या आती थी उनके ऊपर भी विचार लिए जाते थे, निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 बार आपके दिल्ली दरबार हुए हैं, लेकिन 3 में से आपका जो सबसे आखिरी में हुआ था कब? 1911 में। ये वाला बहुत ज्यादा प्रमुख है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो था वो किंग जॉर्ज प्रथम जो था वो था उस समय का किंग। तो ये जो आयोजित हुआ था दोस्तों दिल्ली दरबार, ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली होता है, दिल्ली दरबार है तो दिल्ली में ही आयोजित होगा। तो दिल्ली दरबार में इसका आयोजना की गई थी। ओके, इसके बारे में कुछ चीजें आप लोगों को जानकारी हो लेनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, उस समय जो है 1911 में दिल्ली जो दरबार की बात करी जाए, इसका आयोजन जो हुआ था वो वर्तमान दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में हुआ था। ठीक है, दूसरा किस लिए हुआ था? तो ब्रिटेन के जो महाराजा थे या महारानी थे उनका स्वागत करा और उनके राज्याभिषेक के लिए। और इसमें जो भी खर्चा होता था वो किसका होता था? भारतवासियों का होता था। जो कर देते थे हम लोग उससे ही मनाया करते थे, अंग्रेज लोग अपने पैसे नहीं देते थे इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इनका ये जो था एक तरीके से पूरा का पूरा महाउत्सव की तरह, जैसे हम लोग जो है राजा रानी को भारतीय जैसे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही एक तरीके से भारतीय उत्सव के रूप में, भारत के सम्राट सम्राज्ञी के रूप में इसे घोषित की गई थी। कितने दिल्ली दरबार लगे? 3, 1877, 1903 और 1911। वायसराय की बात करी जाए तो दोस्तों लॉर्ड लिंटन 1877 का था, लॉर्ड कर्जन 1930 का 3 का था, और लॉर्ड हार्डिंग जो था 1911 का था। सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ था 1903 वाले में।
इन दोनों में कोई निर्णय नहीं निकला। इन दोनों में कभी भी डायरेक्ट राजा या रानी भारत नहीं आए थे। एकमात्र ये था जिसके अंतर्गत उस समय का जो किंग था, किंग परचम, वो आया था यहां पर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो पता हो आप लोगों को। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि दिल्ली दरबार ब्रिटिशों द्वारा आयोजित भारतीय शाही शैली जैसी एक सामूहिक सभा थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल भाई, जैसे हम लोग राजा रानी का क्या करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं, वैसे ही अंग्रेज अपना करवा रहे थे। तो इसके बारे में क्या करना है, कथन पर विचार करना है। ओके, कथन विचार करके नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आइए पहला ऑप्शन कि इसका आयोजन भारत के सम्राट या फिर महारानी के उत्तराधिकारी को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, कि भारत के ये राजा या रानी है, बन चुके हैं, उसके लिए किया जाता था। बिल्कुल डियर, सही है। 1877 दिल्ली दरबार में जो किंग विक्टोरिया है, उन्हें क्या दिया गया था, केसरे हिंद का, ये फेसरे हिंद नहीं है, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। एकमात्र ऐसा था दिल्ली जिसमें ब्रिटिश के जो सम्राट थे उस समय के, वो यहां पर आए थे और यहीं पर ही निर्णय लिया गया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है बंगाल का विभाजन खत्म कर रहे हैं। अब जो है भाष्य के रूप में अलग अलग प्रांत बांट दिए गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों जो उस समय की भारत की राजधानी थी कलकत्ता, उसको स्थानांतरित करने की बात कही गई और दिल्ली ले जाने की बात कही गई। तो ये तीनों की तीनों बात यहां पर कही गई थी। तो 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया है इसका। ठीक, अब कहानी क्या है पूरी की पूरी समझिए। एक दिल्ली दरबार लगा 77 में, एक लगा 1903 में और एक से लगा 119 से 11 में। पहले का जो था लॉर्ड लिल्टन जो था वॉइसराय था, दूसरे का लॉर्ड कर्जन और तीसरे का लॉर्ड हार्डिंग। ये तीनों के तीनों वॉइसराय थे अपने अपने समय काल में। ठीक है, बात करी जाए दोस्तों यहां पर पहले वाले में 1877 वाले में, तो यहां पर जो आपकी रानी यानी कि समागी थी उसको घोषित किया गया और महारानी विक्टोरिया, ध्यान रखिएगा, इसको केसरे हिंद की उपाधि दी गई। किसकी? केसरे हिंद की उपाधि दी गई इसी के अंतर्गत। दूसरे की बात करी जाए तो सम्राट यहां पर घोषित कर दिया गया, लेकिन एडवर्ड सेवंथ और महारानी अलेक्जेंड्रा इसको किया गया। लेकिन दोस्तों ये खुद स्वयं भारत नहीं आए, इसने अपने बड़े भाई को ड्यूक ऑफ कॉनट इसको भेज दिया गया था। और लॉर्ड कर्जन का ये जो समय काल था, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया था इस समय पर यहां पर। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया था यहां पर। और यहां की बात करी जाए तो सम्राट घोषित हुए जॉर्ज परचम, महारानी विलियम्स मैरी हुई है। और ये एकमात्र दिल्ली दरबार था जिसमें सम्राट जो है खुद उपस्थित हुए थे। कब? 7 दिसंबर 1911 को उपस्थित हुए थे। ठीक है, बात करी जाए दोस्तों इनके अंतर्गत निर्णय क्या हुआ, तो इस दिल्ली दरबार का बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? तो दोस्तों पैसा बहुत खर्च होता था इसमें, और 76 और 78 के आसपास जो था उस समय बंगाल में भयानक अकाल आया था। एक तरफ अकाल आया और एक तरफ तुम मौज मस्ती मार रहे हो, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया और इसमें कुछ निर्णय निकलकर नहीं आया था, खास निर्णय कुछ निकलकर नहीं आया था। इसकी बात करी जाए तो इसमें भी कुछ खास निर्णय निकल कर नहीं आया था। इसकी बात करी जाए तो इसमें निर्णय निकल के आया कि हम बंगाल का विभाजन जो है वो खत्म कर देंगे। अब भाष के रूप में, भाष के जो विविधता देखने को मिल रही है उस रूप में हम प्रांत का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ में जो राजधानी थी कलकत्ता, उसको बदलकर अब हम लोग कहां ले जाएंगे इसको? दिल्ली। दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की इन्होंने बात कही। तो ये दो निर्णय इसके प्रमुख निर्णय हैं जो कि 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार के अंतर्गत लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब? कब बनाया गया था भाई ये स्वतंत्र प्रांत असम को? आप बताइए फटाफट, मैं पानी पी लूं, फटाफट बताइए। तो दोस्तों जब जॉर्ज परचम भारत आया और भारत में आकर उसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया 1911 में, वहीं पर ही निर्णय लिया गया कि अब जो हम जो प्रांत बनाएंगे वो भाषा के विविधता को देखते हुए बनाएंगे। तो वहीं पर ही दोस्तों वहां पर असम को अलग कर दिया, बिहार को अलग कर दिया, जिस प्रकार की जहां जैसी भाषा थी उसको अलग अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर
थर्ड इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने थर्ड लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। बाकी ये तो गलत ही है क्योंकि यहां तो बांटे ही गए थे, ठीक है, और ये तो बहुत दूर, चैम्सफोर्ड वाली बात तो बहुत आगे चले गए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला बंगाल विभाजन जो दिल्ली दरबार निर्णय लिया 1911 में, यहां पर लॉर्ड हार्डिंग जो था वो क्या था, वॉइस राय था। पूछ लिया जाता है कई बार कि बंगाल का विभाजन या बंगाल का एकीकरण जो किया गया था वो किस वॉइस राय के समय काल में किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में किया गया था, ठीक है। तो जो अरुणडेल समिति थी उन समिति के सुझाव पर यह किया गया था बंगाल का पुनर्गठन। तो भाषा के आधार पर किया गया, जहां बंगाली बोली गई उसे बंगाल कर दिया गया, जिसे बिहार या फिर उड़ीसा भोजपुरी के या फिर अलग अलग भाषा में उसे अलग कर दिया, और असम को उस समय पर क्या है, कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया, जैसे आज का यूटी होता है उस समय। तो इस तरह से बांट दिया गया था 1911 में, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ था? यार सीधी सी बात है, अभी अभी हमने बात करी थी 1911 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय पर। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया, फोर्थ लगाया 1911, वो दोस्तों ने, सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। क्योंकि इस समय का जो वॉइस राय था ये यही था, किसकी सुझाव पर किया गया था, तो अरुणडेल जो समिति थी उसके सुझाव पर किया गया था बंगाल का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर अब जो है वो प्रांतों को बांट दिया गया था, ठीक। अगला प्रश्न, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो भारतीयों ने जब विरोध किया, स्वदेशी आंदोलन दिखाए, अलग अलग प्रकार के बहिष्कार दिखाए, तब अंग्रेजों को समझ में आया और जॉर्ज परचम ने जो है बंगाल का विभाजन रद्द किया। कब किया था रद्द? 1911 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। भाई क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आंसर आपका देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। बंगाल का जो विभाजन है वो 1911 में रद्द किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है कि किस वर्ष भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली आई? तो देखो दोस्तों, बोला है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां आई थी, दिल्ली आई थी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर होगा 1905, 1909, 1910, 1911। चलिए ठीक है, कोई डेट ही नहीं है तो 1911 ही हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्या है, 1911 ही मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, देखो मैं आपको अभी समझाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। देखो, जब भारत जो है उसकी राजधानी दिल्ली घोषित करी गई, कब? 1911 में। किसके द्वारा? जॉर्ज परचम के द्वारा, किंग जॉर्ज परचम के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि 1911 में अब लोग जो है हम लोग वो दिल्ली दरबार के अंतर्गत भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से क्या कर दी जाएगी, दिल्ली कर दी जाएगी। लेकिन इसकी केवल घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? केवल ऑरली बोला गया था, घोषणा करी गई थी 1911 में कि दिल्ली राजधानी होगी, ठीक है। लेकिन बनी कब दिल्ली राजधानी? तो 1 अप्रैल 1912 को बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी, ठीक है। घोषणा हुई थी 1911 में। क्वेश्चन में मैंने यहीं पर ही बोल देखा, आपका ऑप्शन था ही नहीं 1912, तो हम लोग 1912 लगाते हैं इसको, क्योंकि कलकत्ता से दिल्ली आ गई थी उस समय पर, ठीक है। तो 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी और 1911 में आपका घोषणा करी गई थी। इसी के अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि उस समय के एक क्या नाम था, एडविन लुटियंस नाम था इनका। ये क्या थे? एक आर्किटेक्ट थे। इन्हीं के द्वारा जो है पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली का नाम दिया, ठीक है। पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली का नाम दिया और इन्होंने ही नई दिल्ली की पूरी रूपरेखा तैयार करी थी, ठीक है। 1911 में जॉर्ज परचम ने पुरानी दिल्ली को क्या दिया गया, नई दिल्ली का रूप में उसको बसाया। 1927 में दिल्ली का जो नाम था वो नई दिल्ली रखा गया, ठीक है। कब रखा गया? 1927 में। और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन जो है वो वायसराय इराविन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो है 1931 के अंतर्गत दिल्ली का जो उद्घाटन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो इरविन के द्वारा किया गया था। उस समय का वायसराय कौन था? तो इरविन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस जिस दोस्त को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किस काल में किया गया था या क्रियान्वित हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो के समय पर, लॉर्ड हार्डिंग के समय पर। लीजिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं के समय काल पर। 1911 में यही थे ना हमारे भारत के लॉर्ड, ठीक है, वॉयसराय, ठीक है। तो इन्हीं के समय काल पर 1911 में किया गया था। अभी हमने बात करी थी इनके बारे में कि इस समय जो समय काल था 1911 वो किसका था? लॉर्ड हार्डिंग का ही समय काल था। और इसी समय पर जो है ये निर्णय लिया गया कि अब हम लोग जो है बंगाल का विभाजन रद्द कर देंगे और अब हमारी नई राजधानी जो होगी वो दिल्ली होगी, ठीक है। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। आइए आगे चलते हैं।
आगे है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी। यार ये तो सीधी सी बात है, कलकत्ता थी। तो ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से दिल्ली कब आई? 1911 में आई दिल्ली। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली कब आई, तो ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कौन लेकर आया था? तो किंग जॉर्ज परचम लेके आया था। कौन वायसराय था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग था उस समय का वायसराय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना करी थी? तो दोस्तों ये कहानी है 1913 की। ठीक है, क्या है कहानी? कहानी है 1913 की, जब अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो है वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बात करी गई है? गदर पार्टी की। गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने करी थी? तो दोस्तों वैसे तो आपका होना चाहिए था यहां पर वो नाम, लेकिन नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको भी टिक कर सकते हैं, लाला हरदयाल सिंह। ठीक है, तो इनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। 1913 की कहानी है ये, तो ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी जो है वो 1913 में बनकर आई। ये जो पार्टी थी, पहले इसका नाम कुछ और था। क्या नाम था इसका पहले? तो पहले नाम था इसका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसका नाम पहले ये था। 15 जुलाई 1913 को जब इसकी स्थापना हुई, नाम परिवर्तित किया गया 1 नवंबर 1913 को और नाम रख दिया गया गदर पार्टी। क्या नाम रख दिया गया? गदर पार्टी। इसके जब स्थापना हो रही थी ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और स्थापना के जो अध्यक्ष थे वो सरदार सोहन सिंह भाकना जी थे, लेकिन ये नहीं था, तो इसलिए दोस्तों हमने लाला हरदयाल सिंह को भी लगा दिया। तो या तो आपका ये होगा तो लगा लीजिएगा, ये होगा तो ये लगा लीजिएगा, लेकिन अध्यक्ष आपके यही थे, सरदार सोहन सिंह भाकना जी। ठीक है, तो अगर ये नाम हो तो इसको टिक कर लीजिएगा, अगर ये नाम हो तो इसके टिक कर लीजिएगा। अध्यक्ष में हमेशा यही नाम देखने को आपको मिलेगा। उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो केशर सिंह गर्ग जो थे ये इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिस जिसको लेना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अभी अभी हमने बात करी थी, कहां गया? ये रहा, सोहन सिंह भाकना जी। तो ये जो थे दोस्तों, ये गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, संस्थापना के रूप में ये भी थे, लाला हरदयाल सिंह भी थे। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ए इज द राइट आंसर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि संस्थापक के रूप में दोनों के दोनों थे, लेकिन अध्यक्ष जो थे वो ये थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लखनऊ संधि, आप लोगों को पता है लखनऊ संधि या लखनऊ पैक्ट किस लिए जाना जाता है, पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच डैश में समझौता या हस्ताक्षर किया गया था। तो ये जो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, लखनऊ पैक्ट जो है ये करवाया गया था। वैसे बात तो करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, इसका जो प्रमुख शिल्पकार या सूत्रधार है वो एनी बेसेंट को कहा जाता है, लेकिन जो इसके अंतर्गत प्रमुख रोल निभाया था वो एनी बेसेंट ने करा था, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता जो करवाया था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने करवाया था। तो अब जो है दोस्तों कांग्रेस जो है वो बट गया था, किस में? नरम दल में और गरम दल में, और मुस्लिम लीग तो पहले से ही अलग हो रखी थी। तो इन दोनों के बीच में एक मीटिंग करवाई गई और मीटिंग करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब जो है हम लोग अलग अलग काम नहीं करेंगे, एक साथ काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया था अंग्रेजी हमसे क्या कर रही है, हमसे खेला कर रही है, हम लोगों को पागल बना रही है मिलकर। तो इसलिए 1915 से यह निर्णय लिया गया कि अब हम लोगों का जो अधिवेशन होगा वो अलग अलग ना होकर एक साथ होगा। 1915 से लेकर 1922 का ही समय काल देखने को मिलता है। तो ये लखनऊ पैक्ट कब आया था दोस्तों? 16 में। ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, तो यहां पर 1916 के अंदर 15 से निर्णय ले लिया गया था, तभी 16 में इनका अधिवेशन एक साथ हुआ था। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखिएगा। और कई बार आपका पूछ लेता है कि उन लखनऊ संधि या लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीचों में समझौता करने के लिए हुआ था, तो ये कहां पर हुआ था? तो दोस्तों ये लखनऊ में ही हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में ही हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रख लीजिएगा कि यहां पर जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के अंतर्गत जो था, भारत को तो ये कहकर शामिल करवा लिया गया कि हम भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। भारत शामिल नहीं होना चाहता था। फिर क्या, गांधी जी ने धन उपलब्ध करवाया, सैनिक उपलब्ध करवाए, और उसीलिए उनको क्या कहा जाता है? भर्ती करवाने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और मुसलमानों ने अपनी एक शर्त रखी कि हम लोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल तो होंगे, लेकिन आप लोग अगर किसी भी प्रकार से तुर्की हार जाता है तो उनके किसी भी धार्मिक मामलों के अंतर्गत आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। लेकिन वो जो मित्र राष्ट्र था तुर्की के खिलाफ हो गया, और वहां का जो खलीफा वाला पद था उसके प्रति बिल्कुल धार्मिक रूप में क्या कर रहे थे? हस्तक्षेप करने लग गए थे। तब इनको पता चला मुसलमानों को कि भाई
ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो 1916 में क्या करा गया, लखनऊ पैक्ट लाया गया एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के सुझाव के ऊपर। ठीक है, तो इसमें गर्मपंथी, नरमपंथी और मुस्लिम लीग तीनों को मर्ज करके काम करवाने के ऊपर बात कही गई। कब की बात है, 1916 की बात है। कहां हुआ था यह अधिवेशन, लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसकी, तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो कुछ भी पूछा जाएगा आपसे तो यहां से आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में मेल मिलाप का मुख्य सूत्रधार है। तो दोस्तों मेन शिल्पकार या सूत्रधार कुछ भी पूछा जाए तो वह एनी बेसेंट होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए, ओ सॉरी डी, जिस जिस दोस्तों ने डी बोला वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो कांग्रेस गर्मपंथी और नरमपंथी में बट गया था 1907 में, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में, 1909 में इनको पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया था। मुसलमान वहां पर गदगद हो रहे थे, सारे के सारे खुश हो रहे थे कि अंग्रेज हमारे बात मान रहे हैं, और मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की भी वो सोच रहे थे अंग्रेज लोग, क्योंकि ये सारे के सारे कटते हुए जा रहे थे। तब बाद में जब इनको पता चला 1916 में, इन्होंने एक साथ बैठक करी जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों का रिजल्ट था। जो मुख्य सूत्रधार था, जो मुख्य शिल्पकार था इसका, वो एनी बेसेंट थी। सुझाव दिया गया था बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी इसमें मदद करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुसलमान या मुस्लिम लीग दोनों ने अपना सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो लखनऊ पैक्ट, ये लखनऊ अधिवेशन के नाम से ही जाना जाता है। ये कहां किया गया था, लखनऊ में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी, 1916 की बात है ये। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी। तो किसने करी थी, अभी अभी हमने बात करी थी, क्या है वो, अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि आपका एसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। लखनऊ में हो रहा था यह अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। तो मेन सूत्रधार शिल्पकार जो था वो एनी बेसेंट थी, लेकिन समझौता किसने करवाया था दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने करवाया था, बीजी तिलक जी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, फोर्थ, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये बात ध्यान होना चाहिए आपको कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के प्रयासों से हुआ था, लेकिन ये जो थी इसमें मुख्य शिल्पकार थी, मुख्य सूत्रधार थी, और इन्होंने समझौता करवाया था इन दोनों के बीच में। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या हुआ, खत्म, चलिए हो गया भाई खत्म। तो ये था दोस्तों आज का एक मैराथन क्लास जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने का प्रयास किया। कुल मिलाकर दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन करे, 70। अब मुझे बताइएगा 70 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, और बाकी इसका जो पीडीएफ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ लेना चाहो तो ले सकते हो। नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम में, दोनों में, वहां पर मैं इसका लिंक अभी पीडीएफ का शेयर कर दूंगा, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना एक पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई, प्रैक्टिस करवाई, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।